फिर आज का पॉडकास्ट हैंड्स डाउन द डार्केस्ट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट को कवर करने वाला है. एंड सबसे पहले पूरे फेज को स्किप मत करना है. एक बार ये जो सेक्शन है इसको सुन लो ध्यान से. जो पहला डायरेक्टिव मैं देना चाहता हूँ, इस पॉडकास्ट को स्किप करके मत सुनना. जो पूरा पॉडकास्ट एक स्टोरी फॉर्मेट में होने वाला है, तो स्टार्ट से लेके एंड तक हर चीज़ रिलेटेड होने वाली है. एक चीज़ को आप स्किप करोगे तो बाद में क्या हो आपको समझ में नहीं आएगा. तो इसको ध्यान से पूरे पॉडकास्ट को एक बारी में सुनना. सेकेंडली, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट में कई सारे फैक्ट्स होंगे जो हम प्रेजेंट करेंगे. काफ़ी ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें हम अपने ओपिनियंस भी शेयर करेंगे, तो वो भी हम ट्रांसपेरेंटली पूरा रखेंगे, बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव इशू होने वाला है. तो हमें उसको उसी एक्नॉलेजमेंट के साथ डील करना है. एंड थर्डली, इसमें लोग करने क्या वाले हैं, बेसिकली जो इंडियन क्रिकेट में जितने भी फिक्सिंग के स्कैंडल्स हुए हैं ना, वो सारे आज आपको कवर्ड मिल जाएंगे. और सारे आज थोड़ा बहुत प्रूफ के साथ कि ये कैसे एक्चुअली में इंटर रिलेटेड रहे हैं ऑल दिस वाइल. इनके पीछे कौन से वो 2-3 फिगर्स हैं जो कि पूरी चीज़ चला रहे थे, वो हम एक्सपोज करने का ट्राई करेंगे. एट द एंड जो कंक्लूजन निकलेगा वो कितना सब्जेक्टिव होने वाला है वो भी हम ट्रांसपेरेंसी के साथ बोलेंगे. तो हाँ, तुम क्या कहना चाहते हो इसमें? आई थिंक मेरा पॉइंट यही है कि दिस इज नॉट ओनली द वन ऑफ द डार्केस्ट फेजेस इन इंडियन क्रिकेट. हो सकता है पूरे क्रिकेट में ही वन ऑफ द डार्केस्ट फेज हो, क्योंकि जितनी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जितने लोग इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, जितने बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोफाइल प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, वो आपको शायद ही कहीं और किसी और कंट्री में देखने को मिल सकता है, क्योंकि सारे सुपरस्टार्स उस टाइम पे. एंड जो चीज़ें अगर सच निकलती हैं, जो कि हमें पता चलेगा पूरे पॉडकास्ट की ड्यूरेशन में, तो वो आपका जनरली भरोसा उठा सकते हैं क्रिकेट से काफ़ी हद. हाँ, मतलब आई कैन टोटली सिंपैथाइज कि उस टाइम की जो जनरेशन होगी जिनके सामने सब हुआ होगा, उनका तो जनरली मन उठ गया होगा भाई देखने से गेम. राइट. एंड दैट इज़ वाई विदाउट मतलब कुछ भी हम ड्यू आगे करे बिना हम लोग स्टार्टिंगली डाइव करते हैं इसके अंदर. एंड यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ओरिजिन्स क्या थे मैच फिक्सिंग के, क्योंकि इसको जानना ही बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब डायरेक्टली इंडियन क्रिकेट में डाइव करके इससे अच्छा पहले आप ये समझो कि सबसे पहले मैच फिक्सिंग हुई कहाँ थी. और इंडियन क्रिकेट में भी जो फिक्सिंग हुई है वो इस सेगमेंट से रिलेटेड कनेक्टेड है. ये सुनना पड़ेगा ध्यान से. राइट. सो 1994 में ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान आई थी एक टेस्ट सीरीज के लिए. एंड मतलब एक डिग लूंगा मैं यहाँ पे, वाई एम आई नॉट सरप्राइज्ड कि यहाँ पे कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है इसके अंदर. बट रिगार्डलेस, वहाँ पे सलीम मलिक जो कि पाकिस्तान के एक प्लेयर थे, राइट, उन्होंने ऐसा काम करा था कि वो शेन वॉन, 3 प्लेयर्स है, शेन वॉन, टिम मे और मार्क वॉग, इनके पास आके उनसे बोलते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज हो रही है और हम पाकिस्तान में ही मैच हार जाएंगे तो भाई ये जितनी जनता है ना वो हमारे घर जला देगी, हमारी फैमिलीज पे डेथ थ्रेट्स आएंगे. इमोशनल ब्लैकमेल करा है. मतलब पता है वैसे वही ना कि इस पूरे के पीछे ना एक इमोशनल एंगल है, क्योंकि मैच फिक्सिंग में, क्योंकि इतनी अंडरवर्ल्ड की आइडेंटिटीज इन्वॉल्व है ना कि हो सकता है लोगों ने मैच फिक्सिंग करी हो बट मजबूरी हो एक्चुअली में. अगर कोई कह देगा भाई कि तुम्हारी फैमिली को मार देंगे तो क्या करेगा बंदा. हम उसी सेंसिटिविटी के साथ इस पूरे पॉडकास्ट को प्रेजेंट करेंगे कि हमें एक ह्यूमन एंगल भी देखना है यहाँ पे. एक वो जो एथिकल डिलेमास होते हैं जो कि लॉस की स्टडी में आपको पढ़ाए जाते हैं, बेसिकली एक वैसी केस स्टडी आप मान सकते हो इसको. बट हाँ प्लीज. बट राइट. सो इसके चलते उन्होंने ऑफर करा कि भाई आप 2-2 करोड़ पकड़ो और मैच हार जाओ. बट ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, एंड यहाँ पे हैट्स ऑफ टू देम, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा. उन लोगों ने जाके टीम मैनेजर को ये चीज़ बता दी, मैच रेफरी को भी ये चीज़ बता दी. सो ये चीज़ एकदम खुले में आ गई कि पाकिस्तान में सलीम मलिक ने ये चीज़ ऑफर करी थी. इसी के चलते एक कमेटी ऑर्गेनाइज होती है और इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करी जाती है कि क्या सच है क्या झूठ है. एंड उसमें सलीम मलिक जो है वो गिल्टी पाए जाते हैं. इवन वसीम अकरम पे ये चीज़ें आई थी कि ये भी दूध के धुले नहीं है, बट उनमें थोड़ा लैक ऑफ एविडेंस था, एकदम क्लियर एविडेंस नहीं था कि वो इन्वॉल्व है इसके अंदर. सो दैट इज वाई उन पे कोई बैन नहीं लगा, बट सलीम मलिक पे लाइफ बैन लग गया. और ये लैक ऑफ एविडेंस क्या होता है एग्जैक्टली, यानी बहुत एक पॉपुलर टर्म है जो आपको थ्रू आउट द पॉडकास्ट सुनने मिलेगा. इसको हम एक्सप्लेन करेंगे और आपको विद प्रूफ मिलेगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. लास्ट सेगमेंट में पता चलेगा इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है और क्यों कोर्ट में लैक ऑफ प्रूफ कहा जाता है हमेशा. राइट. सो इसी के चलते सलीम मलिक क्रिकेट हिस्ट्री में वो पहले प्लेयर बनते हैं जिन्हें अल्टीमेटली मैच फिक्सिंग के चलते हुए बैन करा जाता है. बिल्कुल. एंड इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फिगर कौन है इस पूरे फियास्को में जो कि ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था, उसमें एक बुकी इन्वॉल्व था जो कि इंडियन था. एंड उसका नाम था जॉन. अब एक्चुअली में जॉन कौन था इसका भी खुलासा हम आगे जाके करेंगे, क्योंकि इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल्स है इस पूरी स्टोरी के अंदर. करेक्ट. सो आप इस जॉन को भी अपने दिमाग में लेके चलो. ये जॉन बेसिकली एक कोड वर्ड है और उस बंदे का असली नाम जो है वो हम लोग आगे रिवील करेंगे. एक सस्पेंस है जो कि स्टोरी में सेंस तभी बनाएगा जब इसको रिवील करा जाएगा. बट मूविंग ऑन, अब हम लोग इंडियन क्रिकेट पे आते हैं,
क्योंकि पाकिस्तान में चीज़ें चलनी स्टार्ट हुई थी तो नेचुरली फिर ओवर टाइम होना ही था कि भाई अपने पड़ोसी देश में भी स्टार्ट हो ही जाएगी ये सब चीज़ें। सो इंडिया में चीज़ें क्या होती हैं, कैसे ये फिक्सिंग स्कैंडल स्टार्ट होते हैं पनपना, कैसे बिगनिंग होती है इन सब की, अब उसकी बात हम लोग करेंगे। 1997 में ये चीज़ें स्टार्ट होती है जब मनोज प्रभाकर आउटलुक मैगजीन का एक इंटरव्यू दे रहे होते हैं और उसमें बड़ी सर्टली वो ये चीज़ कहते हैं कि 1994 सितंबर में ही जब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था, वो भी सितंबर में था, ये भी सितंबर में, उस टाइम पे पाकिस्तान के अगेंस्ट उनका एक मैच था सिंगर कप सीरीज में, कोलंबो में हो रही थी वो श्रीलंका में। उसमें मेरे ख्याल से 4 टीम थी, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। राइट। तो एज यू सेड कि ये 1994 में जो हमने पहला सेगमेंट कवर किया था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का, वो भी उसी महीने में वो सीरीज हो रही थी। और उससे शायद जस्ट पहले की शायद ये वाली बात थी या जस्ट बाद की वाली बात थी जब मनोज प्रभाकर ने कहा कि जो भी उन्होंने कहा है। राइट। मनोज प्रभाकर बेसिकली कहते ही हैं कि पाकिस्तान के अगेंस्ट जो मैच था उनका, वो मतलब उन्हें बेसिकली अंडर डिलीवर करने के लिए 25 लाख रुपए ऑफर करे गए उनके एक टीममेट से। अभी टीममेट कौन है एग्जैक्टली ये भी सस्पेंस आगे के रिवील होगा। शायद कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट जो लोग ये कहानी पहली बार सुन रहे हैं, जिन लोगों ने क्रिकेट रिलेटिवली नया देखना शुरू करा है, आप जेन्युइनली शॉक्ड हो जाओगे सुन के कि क्या नाम है ये जिस पे एलिगेशंस लग रहे हैं। एग्जैक्टली। सो इसके चलते ही नेचुरली जब आपका प्लेयर आके ऐसी चीजें बोलता है तो इन्वेस्टिगेशन होनी होती है। तो बीसीसीआई एक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, जो कि उस टाइम पे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ वो लीड कर रहे थे इस चीज़ को। सो मतलब एकदम टॉप क्लास आपने आदमी को भी लेके आए हो इस चीज़ को पूरा लीड करने के लिए। सो वो लीड कर रहे थे इन्वेस्टिगेशन को। इसके चलते काफ़ी प्लेयर्स को बुलाया जाता है इंडियन टीम से, लाइक नयन मुंगिया, सचिन तेंदुलकर, अजहरुद्दीन, एंड इन सबसे पूछा जाता है कि मैच फिक्सिंग एक्चुअली में होती है या नहीं होती है, एंड वो सब इस चीज़ को डिनाई करते हैं। मतलब सचिन तेंदुलकर ने तो साफ साफ कहा था कि यार मैं अभी इतना पैसा कमा रहा हूँ इस वक्त, एंड बीसीसीआई हमें इतना अच्छे से पे करती है, हैंडसमली पे करती है कि कोई ज़रूरत ही नहीं है कि ऐसे कोई फिक्सिंग हो। एंड सचिन तेंदुलकर का भी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रहेगा इस पूरे फिक्सिंग स्कैंडल में, और आपकी जो रिस्पेक्ट है ना सचिन के लिए वो 10 गुना बढ़ जाएगी अभी जैसे सब आगे कहानी सुनोगे। बट और जो बाकी नाम थे, इवन अजहरुद्दीन, नयन मोंगिया, कपिल देव, उस टाइम के काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका बेसिकली चंद्रचूड़ रिपोर्ट क्या थी, मैंने तो पढ़ी है पूरी बैठ के, 2 हाउस में डिवाइडेड है। जो रिपोर्ट 1 है और रिपोर्ट 2 है। रिपोर्ट 1 में उसने क्या करा है, प्लेयर्स को बुलाया है और उनसे उनकी स्टेटमेंट ली है, और रिपोर्ट 2 में उसने अपनी खुद की फाइंडिंग्स और कंक्लूजन दे रखा है। ओके। तो रिपोर्ट 1 में उसने बेसिकली सचिन तेंदुलकर, अजहरुद्दीन, कपिल देव, इन सबको बुलाया, इन सबसे इनके ओपिनियंस ले कि आपको क्या लगता है मनोज प्रभाकर जो कह रहे हैं ये एक्चुअली में इंडिया में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। क्योंकि 1994 में जो ये पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया वाला सीन हुआ था, इसके वजह से अब पूरी कंट्री के पूरी दुनिया में अवेयरनेस तो हो गई थी कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है। पहले क्या होता है कि अगर आपने कभी ऐसा होते हुए देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है, तो आप कंसीव ही नहीं कर सकते कि अच्छा मैच फिक्सिंग ऐसी चीज़ कोई हो भी सकती है। बट ये 1997 तक आते आते, सिर्फ 3 साल पहले की बात थी, तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत पहले की बात है, मेमोरीज में फ्रेश था सबके। तो नेचुरली एक वो इंक्लिनेशन होता है कि अच्छा ये चीज़ें हो रही हैं, बगल में ही हो रही है कंट्री के, तो क्या पता यहाँ पर भी हो रही हो। उसमें सारे प्लेयर्स ने डिनाई करा साफ साफ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड जब मनोज प्रभाकर से पूछा गया, राइट, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया वो काफ़ी, मतलब बेसिकली जब मनोज प्रभाकर ने इंटरव्यू दिया तो नेचुरली उनको भी बुलाना ही पड़ता है इसके चक्कर में। एंड वो 3-4 इंसिडेंट्स बोलते हैं डेटिंग एज फार बैक एज 1991। मतलब अभी हम लोग सोच रहे हैं 1994 में वो पहला केस आया, मनोज प्रभाकर ने कह दिया भाई ये चीज़ें 1991 से चल रही हैं। विच बेसिकली मीन्स कि जो हमने अभी कहा कि ओरिजिन्स ऑफ फिक्सिंग क्या रहे हैं, वो बेसिकली ओरिजिन्स ऑफ फिक्सिंग ऑन पेपर है कि ये प्रूवन था, या फिर ये किसी ने आउट इन दी ओपन आके बोल दिया, जैसे शेन वॉर्न ने बोला कि भाई 1994 में सलीम मलिक ने मेरे साथ ऐसा बोला करने को, इसलिए हम पूरे दुनिया में इसको मानते हैं एज द फर्स्ट केस ऑफ फिक्सिंग स्कैंडल इन क्रिकेट। पर क्या एक्चुअली में उससे पहले फिक्सिंग नहीं होती थी? जो मनोज प्रभाकर ने कहा उसके अकॉर्डिंगली इंडिया में ही हो रही थी, 1991 में ही हो रही थी, जो कि 3 साल पहले है। एंड हम जब जैसे पॉडकास्ट में आगे बढ़ेंगे तो और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेबल पीपल इन पोजिशन ऑफ पावर ये बोलेंगे कि भाई एक्चुअली में ये चीज़ और भी पहले से होते जा रही है। हाँ, बट मनोज प्रभाकर ने जो भी चीज़ें बोली उसका कंक्लूजन बेसिकली चंद्रचूड़ ने ये निकाला कि भाई इन लोगों ने एलिगेशन तो लगा दी बड़े मज़े में, बट एक्चुअली में आपके पास कोई भी प्रूफ है नहीं उस चीज़ को बैक करने का। एंड द फनी थिंग इज़ ना, यहाँ पे आप मनोज प्रभाकर को शायद थोड़ा डाउट करना स्टार्ट करो, उनने
मतलब बेसिकली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने उनको अश्योरेंस दी कि ये भाई सेकंड पार्ट में रिपोर्ट के कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, अगर इस कंट्री में कोई एक आदमी है जिससे तुम ये चीज़ें बता सकते हो तो प्रॉब्ली मैं ही हूँ भाई। मतलब मेरे अलावा और कौन जस्टिस दिला सकता है तुमको? सो तुम मेरे को बता दो चीज़ें, जो भी नाम है मेरे को बता दो। उनने कोई नाम नहीं लिया, उनने कहा अगर मैं नाम लूंगा तो मेरे पे डेफेमेशन का केस लग जाएगा। पहले उसने कहा कि वो मर जाएगा। ओ राइट, तुम भूल रहे हो, पहले मनोज वाकर कहता है कि भाई मैं आपको कोई भी नाम नहीं बता सकता क्योंकि जो नाम इन्वॉल्व है ना उनके पीछे है अंडरवर्ल्ड के गैंगस्टर्स। हाँ, और अगर मैंने वो नाम बता दिए तो फिर क्या होगा, मेरे को जो है गोली मार दी जाएगी और मैं मर जाऊंगा। तो चंद्रचूड़ ने कहा यार अभी सिर्फ तू और मैं बैठे हुए हैं, अभी और कोई सीन ही नहीं है, ये चीज़ पूरी कॉन्फिडेंशियल रहने वाली है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सब मेरे को बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं अपनी ज़ुबान की गारंटी दे रहा हूँ। तो मनोज वाकर के पास अब कोई चारा था नहीं, उसको बोलना पड़ता कि नाम कौन है, पर उसने तब दूसरा बहाना दे दिया कि नहीं यार, पर फिर अगर मैंने नाम ले लिया तो मेरे पर डेफेमेशन केस हो जाएगा। अब चंद्रचूड़ कह रहा है भाई मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुका हूँ, मेरे से ज़्यादा लॉ तो तू नहीं जानता है, मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ कि डेफेमेशन का केस नहीं होगा, तू मेरे को बता। तब मनोज वाकर फिर भी कन्वीनियंटली कह रहे हैं नहीं यार मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। एंड सो अपने सेकंड रिपोर्ट जो है, जिसमें चंद्रचूड़ की जो रिपोर्ट 2 थी जिसमें वो अपनी फाइंडिंग्स देते हैं, उसमें वो कहते हैं कि भाई ये बहुत ही कन्वीनियंटली इस चीज़ को पोर्ट्रे करा गया है कि आपने किसी ना किसी प्लेयर का बिना नाम लिए एलिगेशंस लगा दिए, पूरे इंडियन क्रिकेट के फैंस के बीच में ऐसे तहलका मचा दिया। पर क्या इसके पीछे कोई बैकिंग है, क्या कोई प्रूफ है? प्रूफ तो छोड़ो, कुछ लॉजिकल कोहिजन ही नहीं लग रहा देखने में। लॉजिकल कोहिजन का मतलब कि आपने जो चीज़ें बोली हैं, भले ही नाम ना लो, भले एग्जैक्टली प्रूफ ना हो, पर वो सेंस तो बनाए कि अच्छा ऐसा पॉसिबल है। आपके स्टेटमेंट को अगर मैं ब्रेक डाउन करूँ तो आपने बड़ा कन्वीनियंटली नाम लेने से मना कर दिया। उससे पहले के जो इंसिडेंट्स गिनवाए मनोज वाकर ने, जैसे कि तुम बता रहे थे कि सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं था 1994 का, जब उसने कहा था कि मुझे किसी ने 25 लाख रुपए ऑफर करे। वो भाई साहब कहते हैं 1991 में भी ऐसा होता हुआ आ रहा था कि हम लोग जो एक मैच खेलने गए हुए वेस्ट इंडीज़ में, वहाँ पे जो है मैच मतलब बैड लाइट चल रही थी, बारिश आने वाली थी, क्लाउड्स थे, तो अंपायर ने फिर भी कहा कि गेम कंटिन्यू करना है हमें, जबकि आप पता है कि बैटर्स को प्रॉब्लम होगी, उस टाइम पे वो बैटिंग कर रहे थे, तो तब भी गेम कंटिन्यू करा दिया। अब इसके पीछे आप क्या बेसिकली बोलोगे कि ये फिक्सिंग हो रही कि नहीं हो रही है? ऐसी एक और एग्जांपल देता है वो कि एक मैच था हमारा, ये शायद 1996 की बात है या 1994 की बात है, 3-4 इंस्टेंस उसने दिए थे। कहता है कि उसमें ऐसा क्या हुआ था कि मैं और संजय मांजरेकर बैटिंग कर रहे थे और हमने कुछ 48 बॉल्स पे 11 रन कुछ बनाए थे, ऐसा कुछ था, एग्जैक्टली मुझे नंबर्स याद नहीं है। जबकि हम लोग को वेस्ट इंडीज़ का टारगेट मतलब ठीक ठाक था, उसको चेस करना था, पर मैनेजमेंट ने साफ साफ डायरेक्टिव्स दिए थे कि आपको ज़्यादा मतलब तेज़ खेलने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से खेलो, टिक कर खेलो। तो कहता कि भाई मैनेजमेंट ऐसा क्यों बोलेगी, क्यों हम आराम से खेलें? अब इसमें मैनेजमेंट ने किसने बोला है, कब बोला है, कैसे बोला है, क्या कॉन्टेक्स्ट था गेम का, उसको आप कुछ प्रूफ तो कर नहीं सकते। लॉजिकल कोहेजन कोई है ही नहीं। तो चंद्रचूड़ ने कहा भाई कुछ भी बोल दिया हवा में, कोई इसका कोई रिलेशन ही नहीं है रियलिटी से, तो मैं क्या जजमेंट दूँ उसमें? तो उसने सब कुछ स्क्रैप कर दिया फिर। हाउएवर द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज कि स्क्रैप तो कर दी गई, एंड अल्टीमेटली ये रिपोर्ट जो वो आईसीसी को भी देते हैं और आईसीसी क्लियर कर देती है इस चीज़ को। बट इसके पीछे की एक्चुअल ट्रुथ क्या है वो भी जाननी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब एक बहुत रेप्यूटेड हमारे कमेंटेटर हर्षा भोगले, उस टाइम पे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री में चीज़ बोली थी। बाय द वे ये जो भी हम लोग बता रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट्रीज और रिपोर्ट्स, ये सब अवेलेबल है इंटरनेट पे, और बहुत इजीली एक्सेसिबल है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है। तो आप चाहो तो अगर इफ यू डोंट वांट टू टेक अस ऑन आवर फेस वैल्यू तो आप खुद भी रिसर्च कर सकते हो। इट्स पता है ये पब्लिक डोमेन में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, राइट। बट हर्षा भोगले उस टाइम पे कहते हैं कि एज एन इंडियन उनने जब ये रिपोर्ट पढ़ी थी तो वो एक्चुअली अशेम्ड फील कर रहे थे। एंड ये एक्चुअली कितनी बड़ी चीज़ है कहना एक रेप्यूटेड कमेंटेटर के लिए। मतलब दिस जस्ट टेल्स यू कि उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग तो पैदा नहीं हुए थे उस टाइम पे, बट एक्चुअली में क्या सिचुएशन चल रही थी कंट्री के अंदर, उन्होंने ये चीज़ बोली है, एंड आई एम कोटिंग हिम कि ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। एंड इसलिए इन सबको बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी इस चीज़ को लेकर कि ये चीज़ पूरी दुनिया पढ़ने वाली है, ये चीज़ आईसीसी के पास जाएगी और हमने इतनी वेग रिपोर्ट सॉर्ट ऑफ निकाल दी गई है। सो एक्चुअली में इस रिपोर्ट की भी कितनी क्रेडिबिलिटी है। अब कहने को तो भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट निकाली है, तो लीगली तो मतलब आप इससे ऊपर और कुछ रख नहीं सकते, बट ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या थी वो हो सकता है बहुत डिफरेंट हो, जो कि ऐसे क्रिकेटिंग सर्किट में जो जो लोग थे उन सबको पता थी। ऐसे एक बहुत बड़ा एग्जांपल और है, उस टाइम पे जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे, उनका नाम विश्वबंदी गुप्ता था।
उन्होंने ये चीज़ उनसे ये चीज़ पूछी गई थी इनफैक्ट कि क्या आपको लगता है आईसीसी ने जो बोला है कि बीसीसीआई को काम करना पड़ेगा, करप्शन फाइट करना पड़ेगा, इसके लिए बीसीसीआई कुछ करेगी? तो उन्होंने मुंह पे कह दिया साफ साफ कि बीसीसीआई के ऑफिशियल्स खुद भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो वो तो नहीं चाहेंगे इस चीज़ को सॉल्व करना। एंड भाई सरप्राइज सरप्राइज, ये चीज़ बोलने के विद इन अ फ्यू वीक्स आफ्टर दैट उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। अभी सस्पेंशन का रीज़न क्या हो सकता है? नहीं, वो सस्पेंशन का रीज़न यही था कि आपने जो इंटरनल इन्फॉर्मेशन है उसको आप ब्रीच कर रहे हो, जो कि बेसिकली उनकी पॉलिसी में होता है कि आप नहीं कर सकते। विच इज आई थिंक फेयर। नहीं, ऑब्वियसली फेयर है, आप पब्लिक में आके सब चीज़ें नहीं बोल सकते। मतलब कोई बंदा अगर इसका कोरिलेशन निकाल रहा है कि अच्छा बीसीसीआई वालों ने पावर में इन्फ्लुएंस करके उनको सैक करवाया, तो आई थिंक वो थोड़ा इलॉजिकल हो जाएगा। हाँ, बट क्या वो सच था? आई थिंक बहुत बड़ा लाइक्लीहुड है कि वो एक्चुअली में सच हो। एंड बहुत बड़ा एक खुलासा ये भी है, आप सॉर्ट ऑफ एक थ्योरी कह सकते हो इसको, क्योंकि इस चीज़ को आप फैक्चुअली प्रूव नहीं कर सकते, बट इसके पीछे की काफ़ी बैकिंग हम देंगे अभी जब हम आगे पॉडकास्ट में जाएंगे। राइट। सो आईसीसी ने बड़े आराम से इतनी वेग रिपोर्ट को क्यों जाने दिया? मतलब एक फिक्सिंग स्कैंडल निकला जिसमें इतने बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं, उसको इतनी ईजिली आईसीसी ने कैसे डाउन प्ले कर दिया, कैसे ख़त्म कर दिया, कैसे दबा दी बात को? ये आईसीसी क्यों करेगा एक्चुअली में? उसका रीज़न ये है कि जब आईसीसी की मीटिंग्स होती हैं तो जितने नेशंस खेल रहे होते हैं उन सबसे एक एक रिप्रेजेंटेटिव आता है। तो जब भी कोई फिक्सिंग का टॉपिक उठता है ना, तो वो सारी कंट्री के जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कुछ ना कुछ के बात दबाने की कोशिश करते हैं और किसी एक आदमी को एक्सपोज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपने एक आदमी को एक्सपोज करा तो वो दूसरे सबके चिट्ठे खोलेगा एंड उसके चक्कर में पूरे जितने टीम मेंबर है सब लोग फंसेंगे इसमें। मतलब बेसिकली तुम ये कहना चाह रहे हो कि फिक्सिंग सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में नहीं, वाइड स्प्रेड थी। आई एम प्रिटी श्योर ऐसा हो ही नहीं सकता सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में। और एक बंदा अगर फंसेगा तो बाकियों को भी लेके डूबेगा ही। तो इसलिए सब लोग के साथ में एक अनटोल्ड ये अनसेड अग्रीमेंट थी कि ना तू मेरी पोल खोलेगा ना मैं तेरी पोल खोलूंगा। हाँ। और ये चीज़ हो रही है आईसीसी में। तो बीसीसीआई में लोगों को ना पता हो ये कैसे हो सकता है? कुछ ना कुछ आइडिया तो होगा ही होगा, उस पर क्लियरली एक्शन नहीं लिया जा रहा है। पर हाँ, कंटिन्यू। मतलब अगर इनकम टैक्स कमिश्नर आके ऐसी चीज़ें कह रहा है, प्लस हर्षा भोगले जो कि क्रिटिंग सर्किट में थे उनने ये चीज़ बोली है, तो आई एम प्रिटी श्योर कि जो पोजीशंस ऑफ पावर में लोग बैठे हुए थे उन सबको इस चीज़ का आइडिया तो हो गई होगा। भाई मैं सोच ही नहीं सकता आइडिया ना हो। मतलब मेरा मेन पॉइंट वही है कि हर्षा भोगले उस टाइम पे भी वो नहीं थे जो कि आज की हाँ हाँ डेफिनेटली आज से 25-30 साल तो ज़्यादा हो गया, बट हाँ 25-26 साल पहले की बात है ये। उतने 25-26 सालों में उनका जो स्टैचर है वो और बढ़ा है। तो अगर वो उस टाइम पर भी इस कॉन्फिडेंस से बोल रहे थे कि वो ये चीज़ कैमरा पे आके बोल पाए, तो कुछ तो क्रेडिबिलिटी होगी ना भाई। डेफिनेटली। एंड इसी के चलते आईसीसी इस केस को दबा देती है। अब 2-3 साल तक कुछ नहीं होता, फिक्सिंग को लेकर कुछ बात नहीं होती, बट फिर ये टॉपिक वापस उठता है। और बाय द वे ये जो स्टोरी है अभी आपको लग रहा होगा कि ये खत्म हो गई है, बट इसका रिलेशन आगे निकलेगा। हाँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बिग स्कैंडल पे जो कि आई थिंक प्रोबेबली अब ये वो पॉइंट है जो कि विच इज द डार्केस्ट फेज इन इंडियन क्रिकेट, डार्केस्ट फेज इन क्रिकेट आप कह सकते हो, क्योंकि अभी तक हमने जितने प्लेयर्स का नाम लिया उससे भी ज़्यादा हाई प्रोफाइल प्लेयर्स अब इसमें इन्वॉल्व होंगे। एंड अब जो हम बोलने वाले ना इसमें जो फैक्ट्स प्रेजेंट किए जाएंगे वो प्रोबेबली काफ़ी क्लियर फैक्ट्स होंगे। और अभी आपको लगेगा कि ये पिछली स्टोरी का पॉइंट क्या था जो हमने 1997 की बताई है, बट वो इस स्टोरी में आके टाई अप होने वाली है। तो इस स्टोरी को पेशेंटली सुनना, ये सारी चीज़ें सेंस बनाएंगी धीरे धीरे, एक स्टोरी की तरह पूरा बिल्डअप होगा। राइट। सो साउथ अफ्रीका जो है वो फरवरी में इंडिया आती है फॉर अ टूर 2000 में। इस सीरीज के दौरान सलीम हतेरी नाम के एक आदमी थे जो कि दाऊद और छोटा शकील से कनेक्टेड है। नाउ दाऊद और छोटा शकील जो लोग नहीं जानते, ये दोनों बहुत बड़े गैंगस्टर्स थे उस टाइम पे। सो उनके ये आदमी थे एंड ये इंडिया के दो बहुत ही रेप्यूटेड बिजनेसमैन खन्ना ज्वेलर्स और अपोलो टायर्स के जो ओनर्स थे उनको ब्लैकमेल करके बेसिकली उनसे पैसा मांगते हैं, रैंसम मांगते हैं। सो वो रैंसम देने के बजाय जाके पुलिस में कंप्लेन कर देते हैं। एंड यहाँ से बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आर्क स्टार्ट होगा इस पूरी स्टोरी का, क्योंकि पुलिस जो है अब सलीम हतेली की कॉल्स ट्रैक करना स्टार्ट करती है एंड यहाँ से ही बातें आगे बढ़ती हैं। जो पुलिसमैन इन्वॉल्व था इसमें जिनने कॉल्स ट्रैक करी थी उनका नाम ईश्वर सिंह था। नाउ सलीम हतेली ना, मतलब ऐसे यूजुअली जो लोग होते हैं वो सिर्फ एक नंबर से कॉल नहीं करते, वो बहुत सारे नंबर से कॉल करते हैं ताकि ट्रेस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए उनकी बातों को। पुलिस ट्रैक क्यों करी थी ये तो बताओ लोगों को।
वो भाई आगे आएगा, अब थोड़ा सस्पेंस खोले तो बाद नहीं, में। पॉइंट ये है कि बेसिकली पुलिस ट्रैक इसलिए कर रही थी कि इन लोगों ने जब कंप्लेन करी इंस्टेड ऑफ गिविंग रैंसम, तो पुलिस वालों ने कहा कि यार तुम लोग अभी कुछ कंप्लेन फाइल मत करो, तुम लोग इनके कोई एक्शन मत लो, तुम चुपचाप इनसे बातें करो, इनसे जो है नेगोशिएट करते रहो कि भाई ये रैंसम इतने पैसे मांग रहे हो, नहीं भाई इतने थोड़े कम कर दो, ये कर दो वो कर दो, ताकि इतने टाइम में हम लोग इनके बारे में और समझ पाए और फिर इनकी लोकेशन वगैरह ट्रैक करके होपफुली इनको पकड़ लें। अब वो लोकेशन कैसे ट्रैक हुई अब तुम वो बता रहे हो, एंड लोकेशन क्यों ट्रैक कर रहे थे वो भी आपको पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। सो पुलिस जो है वो इनके कॉल्स ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं। एज ए एक्सप्लेन्ड कि ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं वो यूजुअली सिर्फ एक नंबर से कॉल नहीं करते, वो काफ़ी सारे नंबर से कॉल करते हैं ताकि आपकी बातें ट्रेस ना हो सके। सो उनमें से एक नंबर जो था जिससे वो कॉल कर रहे थे वो कृष्ण कुमार, जो कि टी सीरीज के को ओनर हैं, उनका एक्स नंबर था, BSNL का नंबर था। एक्स नंबर बेसिक मीन्स वो पहले यूज करते थे उस नंबर को। आज की जनरेशन शायद रिलेट ना कर पाए, क्योंकि अब आज के टाइम पे क्या होता है, आपका नंबर एक है, आप कंपनीज चेंज कर लो सिम कार्ड की, लेकिन नंबर सेम रहता है मोस्टली। बट पहले ऐसा नहीं होता था, तो आप नंबर बेसिकली आप सिम कार्ड चेंज कर रहे हो तो भी आप सेम नंबर रख सकते हो। जैसे मैं जियो टू वोडाफोन ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ तो कह रहा हूँ कंपनी चेंज करोगे तो फर्क नहीं पड़ता, बट पहले ऐसा नहीं होता था। राइट। तो कृष्ण कुमार का एक पहले का कभी कोई नंबर था जो कि उसने यूज करा होगा, वो BSNL का था, एंड कोइंसिडेंटली वही नंबर अभी इस वक्त वो यूज कर रहा था हमारा सलीम हथेली। राइट। सो इसी के चक्कर में कृष्ण कुमार की भी जो कॉल्स थी वो ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं। मतलब पुलिस यूजुअली ऐसी काम करती है भाई, कहीं से कोई भी आपकी लीड मिल गई तो आप उसके पीछे जाओगे। तो सलीम हथेली की एक जगह पे कॉल्स ट्रैक हो रही है, साथ ही साथ कृष्ण कुमार का जो करंट नंबर है उनकी बातें भी ट्रैक होती जा रही हैं धीरे धीरे। एंड इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि बेसिकली इस टाइम पे इन लोगों ने जितने भी कॉल्स ट्रैक कर रहे थे वो एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन ढूंढने के लिए कर रहे थे। एंड कृष्ण कुमार का क्यों ट्रैक कर रहे थे? कृष्ण कुमार का अभी तो पता है, क्योंकि सलीम हथेली का एक्स नंबर वो नंबर तो कई लोगों ने यूज करवाया, बट कृष्ण कुमार स्पेसिफिकली क्यों? भाई बड़ा आदमी है। गलत। कृष्ण कुमार का जो भाई था गुलशन कुमार, उसको अंडरवर्ल्ड ने गोली मार के मार दिया था। हैं? तो उनका तब गुलशन कुमार का वही तो है पूरा, तो पता ही नहीं है चीज। नहीं तो तभी तो वो इन्वॉल्वमेंट निकाला कि अच्छा कृष्ण कुमार की फैमिली में ऑलरेडी ये इंसिडेंट हो चुका है, तो इसलिए ये लोग शायद अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड अभी भी होंगे या इनका कुछ लफड़ा चल रहा होगा, इसलिए उसका नंबर ट्रैक करना शुरू करा अलॉन्ग साइड सलीम हथेली का जो नंबर था। तो अब इस टाइम पे बेसिकली वो लोग दो नंबर्स को पूरा ट्रैक कर रहे थे। हाँ, अब आगे। सो बेसिकली वो कृष्ण कुमार का फिर नंबर ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं एंड ये पूरा एक अंडरवर्ल्ड कनेक्शन ढूंढने के लिए करा जा रहा होता है। इस वक्त पर्पस क्या करने का कि ये जो सलीम हथेली इसको ट्रैक करके पकड़ लिया जाए, हमें दाऊद वगैरह का कुछ मिल जाए। हाँ, इसमें फिक्सिंग विक्सिंग कुछ केस है ही नहीं अभी तक। हाँ। पूरा से अंडरवर्ल्ड कनेक्शन से है कि गैंगस्टर वर्ल्ड में क्या क्या चल रहा है उसको ट्रैक कर सके ये लोग। सो कृष्ण कुमार का नंबर वो लोग ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं एंड देन कोइंसिडेंटली इस सीरीज से पहले संजीव चावला नाम के एक फ्रेंड थे कृष्ण कुमार के, जो कि लंदन में रहते थे, वो इंडिया आते हैं एंड देन इंडिया में उनके पास कोई नंबर था नहीं यूज़ करने के लिए। सो कृष्ण कुमार अपना नंबर जो है, जो कि वो करंटली यूज़ कर रहे थे, वो अपना नंबर संजीव चावला को देते थे, जो कि ट्रैक हो रहा था। एंड सो बाई चांस, मतलब ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, बट बाई चांस पुलिस जो है अब संजीव चावला की कॉल्स ट्रैक करना स्टार्ट कर देती है। और उनको पता नहीं था कि वो कर रहे हैं, संजीव चावला के ट्रैक कर रहे हैं, राइट, क्योंकि नंबर ही उनने उनको दे दिया था। सो संजीव चावला के ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं एंड उसमें जो कॉल्स थी उसमें कोई अंडरवर्ल्ड की बात नहीं होती थी। ये होती थी कि लाइव मैचेस में जो जो चीज़ें चल रहे हैं उसको लेके वो लोग आर्ग्यू करते थे, क्रिकेट के जो मैच थे, राइट, उसको लेके वो लोग आर्ग्यू करते थे। एंड बीच बीच में उनकी कॉल्स में एक बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला आदमी था, क्योंकि ये लोग थोड़ी टूटी फूटी इंग्लिश बोलते थे, वो एक पूरी फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाला आदमी भी बीच बीच में बात करता था। अंग्रेज लग रहा था कोई, अंग्रेज लग रहा था, राइट। सो वो भी, उसको भी ये लोग बात करते हैं। एंड अब तक ना पुलिस ये सोच रही थी ट्रैक करते हुए, एंड उसमें जो कॉन्स्टेबल्स ट्रैक कर रहे थे उन्होंने आके बोला भी था कि इसमें कोई अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन नहीं है, ये लोग सिर्फ क्रिकेट की बातें करते रहते, तो ये चीज़ एवं ही है। बट वहाँ से उनको ऑर्डर यही मिला था कि भाई हो सकता है ये कोड वर्ड्स हो, अल्टीमेटली हो सकता है कि ये लोग बात कुछ वही अंदर गैंगस्टर वर्ल्ड की बात कर रहे हो, बट ये क्रिकेट के जो टर्म्स होती है सब एक कोड वर्ड हो। फॉर एग्जांपल गन को बैट बोल दिया, राइट। सो आप अभी भी ट्रैक करते रहो एंड जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या एग्जैक्टली बातें चल रही हैं। सो वो लोग ट्रैक करते रहते हैं उसको। नाउ यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो कांस्टेबल ट्रैक कर रहा था इनकी कॉल्स को, वो एक दिन घर आता है एंड घर पे वो टीवी ऑन करता है, मैच चल रहा होता है। बाय द वे, ये जो कांस्टेबल है इनका नाम कहीं मुझे मिला नहीं ऑनलाइन, मतलब शॉर्ट आउट टू द गाय। हाँ, नहीं, क्योंकि एक्चुअली में ये थोड़ी मूवी वजह से ही होगा, मूवीज वाला सॉर्ट ऑफ है पूरा प्लॉट ये। तो घर पे आते हैं, टीवी ऑन करते हैं, मैच देखते हैं अपना।
एंड कमेंट्री में हांसी क्रोनी आते हैं एंड वो कुछ बोलते हांसी हैं। क्रोनी कौन थे? हांसी क्रोनी साउथ अफ्रीका में उस टाइम पे कैप्टन थे जो कि सीरीज में यहाँ पे आए हुए थे। सो उनकी कमेंट्री में वो उनकी आवाज़ सुनते हैं और उन्हें लगता है कि भाई ये तो वही आवाज़ है जो कि उस टाइम पे कॉल में वो अंग्रेज आदमी बोल रहा होता है। एंड सो ये चीज़ जाके वो पुलिस में डिपार्टमेंट में अपने बताते हैं। जो संजीव चावला की कॉल्स को लोग ट्रेस कर रहे थे उसमें जो अंग्रेज की आवाज़ होती थी वो एग्जैक्टली हांसी क्रोनी की आवाज़ से मैच कर रहा था। राइट। सो वो लोग कमेंट्री जिसमें हांसी क्रोनी ने बोला था उसका सैंपल लेते हैं, देन कॉल रिकॉर्डिंग में जो अंग्रेज आदमी बोला था उसका सैंपल लेते हैं एंड दोनों को मैच करते हैं, तो वो दोनों मैच हो जाती हैं। बट कंक्लूसिवली आप ये चीज़ नहीं बोल सकते स्टिल कि वही आदमी इन्वॉल्व था। सो कैसे पुलिस को आगे पता चलता है कि हांसी क्रोनी ही इन्वॉल्व था, अब उस चीज़ पे आते हैं। तो बेसिकली वो मैच करते हैं, जो कॉल्स पे ये लोग बात करते रहते थे वो चीज़ें मैच में हो जाती थी। लाइक प्लेइंग 11, टॉस कौन जीतेगा, फर्स्ट ओवर कौन डालेगा, ये सब बातें होती थी एंड जो ये लोग डिस्कस करते थे वो सारी चीज़ें मैच में हो जाती थी। तो यहाँ से भी एक हिंट मिल सकता है आप लोगों को। एंड देन उसके बाद हांसी, अनफॉर्चुनेटली फॉर हांसी क्रोनी, कॉल के टाइम पे एक बार आवाज़ आती है हाय हांसी करके, तो इसके थ्रू वो लोग कंफर्म कर देते हैं कि हांसी क्रोनी इन्वॉल्व है इस पूरे स्कैंडल के अंदर। जो अंग्रेज आदमी है जिसकी आवाज़ हमें लग रहा था कि हांसी क्रोनी जैसी है, ये पक्का हांसी क्रोनी है क्योंकि नाम लेके अब उसको बुलाया जा रहा है। राइट। एंड सो इसके अंदर ये सब संजीव चावला की कॉल को ट्रेस करते वक्त ही हुआ। हाँ, एंड इसके अंदर एक और सॉर्ट ऑफ अ फनी इंसिडेंट कैसे, तो ये था हांसी क्रोनी ये कहता है एक कॉल के अंदर कि उनके साथ के 3 प्लेयर्स या 4 प्लेयर्स बेसिकली, निकी, हर्षल गिब्स एंड पीटर, ये तीनों जो है वो लोग 20 रन से ज़्यादा नहीं बनाएंगे मैच में। एंड देन हेनरी विलियम्स जो कि उनका बॉलर था वो अपने 10 ओवर के अंदर 50 रन से ज़्यादा देगा। सो ये डील होती है एंड ये बेसिकली मैच में हो जाना चाहिए था। बट इसके पीछे की फ़नी स्टोरी ये है कि हर्षल गिब्स जब बैटिंग करने आते हैं, भाई ये कैसे हो सकता है, बट वो अपेरेंटली भूल जाते हैं कि ऐसी डील हुई थी उनकी, एंड जिनको 20 रन से कम बनाने थे वो 74 रन बना देते हैं। ये थोड़ा वैसे मतलब वो जो अजहर मूवी जो है, हाँ, उसका जो एंड होता है हाँ, कि भाई मैंने पैसे इसलिए थे ताकि तू किसी और को ना दे पाए, ये थोड़ा वैसा वाला नहीं लगा सुन के? आई रिमेंबर अभी हमारे रिसेंटली कमेंट में किसी आदमी ने ये चीज़ बोली थी कि आप अजहरुद्दीन की जो मूवी थी उस पर कॉमेंट करो। उसकी बात करेंगे, एंड में बात करेंगे Right. जब अजहरुद्दीन का पूरा केस आएगा। हाँ, बट बेसिकली इससे क्या पता चलता है कि हांसी क्रोनी अकेले इन्वॉल्व नहीं था, उसने अपने साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व कर रखा था, जिसके चलते हुए फिर आप एक मैच को फिक्स करने लायक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाओ। एंड हर्षल गिब्स आई थिंक एक वो वैसा बंदा है जो कि जो हमारी करंट जनरेशन है इनको भी याद होगा, बाकी सारे नाम तो याद नहीं होंगे, आई एम प्रीटी श्योर, बट हर्षल गिब्स एक काफ़ी रेलेवेंट नाम रहा है बहुत लेट तक। तो आई थिंक वो बंदा भी इन्वॉल्व था, ये बहुत बड़ी बात है। एंड सो हर्षल गिब्स 74 रन बनाते हैं। फिर जब वो वापस पवेलियन आते हैं उन्हें याद आता है कि अरे भाई मेरी तो डील हुई थी ऐसी। अब याद आता है फिर जानबूझ के बना दिए थे, हाँ, मतलब जो ऑफिशियल वर्ड्स हैं उनके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। एंड देन वो जाके अपने कैप्टन हांसी क्रोनी को बताते हैं, तो हांसी क्रोनी कहता है भाई कोई नहीं, मैं जल्दी आउट हो जाऊंगा। तो वो जल्दी आउट हो जाते हैं। तो इसी चलते हर्षल गिब्स वाली डील तो फॉलो ऑफ कर जाती है, बट हेनरी विलियम्स जिनको 10 ओवर में 50 रन से ज़्यादा देने थे वो भी वो नहीं कर पाते क्योंकि उनका शोल्डर इंजर हो जाता है, तो उन्हें बीच मैच में जाना पड़ता है, 10 ओवर डाल ही नहीं पाते। सो इसी के चलते ये डील थोड़ी सी सॉर्ट ऑफ फॉलो ऑफ हो जाती है। बट एक ये थोड़ा, दिस वॉज समथिंग दैट आई फाउंड वेरी फनी एक्चुअली में, कि भाई इतने सीरियस इशू में, इतनी सीरियस डील्स में ऐसा भी हो सकता है कि मैं भूल गया भाई इस डील के बारे में। सो ये चीज़ थोड़ी अजीब थी। की गोली पड़ी हुई है सर पे, हाँ, और उसमें भूलकर 74 रन बना दिए, तो ये चीज़ थोड़ी अजीब थी। बट इसी के चलते इन सबका इन्वॉल्वमेंट पुलिस को कंफर्म हो जाता है, सारे एविडेंसेस, सारे प्रूफ उनके पास होते हैं, बट वो उस टाइम पे एक्शन नहीं लेते। वो लोग सोचते हैं कि भाई सीरीज को पूरा ओवर होने दो, क्योंकि अगर हम अभी चार्जेस लगाएंगे तो हमें साउथ अफ्रीका की टीम को अरेस्ट करना पड़ेगा। एंड अगर साउथ अफ्रीका की टीम को इंडिया में आके अरेस्ट कर दिया तो जो पूरे पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं बिटवीन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया, थोड़ी टेंशन्स क्रिएट हो जाएंगी आपस में। इनफैक्ट अगर आप ऐसे सोचो, ये तो पॉलिटिकल एंगल हो गया, इकोनॉमिकली भी अगर हम सोचें, सीरीज चल रही है, स्टेडियम्स ऑलरेडी बुकड है कि कहाँ कहाँ पे वेन्यू पे मैच होने वाला है। अगर आप बीच सीरीज में ही एक टीम को अरेस्ट करके ले जाओगे तो इकोनॉमिकली कितना लॉस होगा। राइट। क्रिकेट क्या छोड़ो, इंडिया के पूरे उसको, कि भाई आपने इस महीने में जितना स्टेटेड रेवेन्यू था आपका, बीसीसीआई को लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट को भी लॉस होगा, लॉस ऑफ गुडविल होगा, लॉस ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस होंगे। तो आई थिंक पुलिस ने काम सही करा कि उस टाइम पे रिपोर्ट नहीं कराई है, क्योंकि इवेंचुअली बातें थोड़ी हमें निकल के आ ही जाती हैं, जो कि अभी हमारे नेक्स्ट टाइम में कवर करेंगे। बट कई लोग आई थिंक इस पॉइंट पे आर्ग्यू करेंगे कि पुलिस को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। आई थिंक एक बहुत ही एथिकल डिलेमा वाला केस है जहाँ पे
एक रियलिस्टिक सिचुएशन में प्रेजेंट करी गई है कि पुलिस के पास ये तो एक हम केस लेके चल रहे हैं, ऐसे हजारों केस होते होंगे जिनमें उनको पता है कि कुछ गलत हो रहा है लेकिन वो फिर भी एक्शन नहीं ले पा रहे क्योंकि इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रीजंस हैं। तो ये दिस इज जस्ट वंस अगेन अ रिमाइंडर कि मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते कि आपने तुरंत किसी चीज़ को सस्पेक्ट करो, तुरंत अरेस्ट कर लिया। एग्जैक्टली। एंड सो एक और चीज़ होती है कि इसके चक्कर में, क्योंकि ये लोग पूरी सीरीज ओवर होने का वेट करते हैं, संजीव चावला जिनकी कॉल स्टैक करी जा रही थी, जो कि हांसी क्रोनिया से बात कर रहे थे, बेसिकली बुकी है जो बुकी था, वो जो है 4 दिन पहले मैच खत्म होने से, सीरीज खत्म होने से पहले 4 दिन पहले वो लंदन चले जाते हैं। एंड सो संजीव चावला पुलिस के हाथों से छूट जाते हैं एंड यू विल बी शॉक टू नो कि वो कितने टाइम बाद पकड़ में आते हैं, या आते हैं भी कि नहीं, या आते भी है नहीं, राइट। सो क्यों वो लंदन चला गया तो पुलिस नहीं उसको कर पाई अरेस्ट? यार अब अभी आईपीएल में जब विजय माल्या चला गया था, यूके गया था आई थिंक, तो उसको क्यों नहीं पकड़ पाई थी? क्योंकि वहाँ के जब वो वहाँ चला गया तो इंडियन के जो लॉज है वो बाहर वाली कंट्री में बाइंडिंग नहीं होंगे। सो अगर आपको पकड़ना भी है तो आपको पहले उनकी गवर्नमेंट से टाइप करना पड़ेगा, फिर वहां से पकड़ के वापस आना पड़ेगा। और वो मतलब बहुत अनरियलिस्टिक, बहुत लेंदी प्रोसेस है, बहुत अनरियलिस्टिक है, हो सकता है माने, हो सकता है ना माने, और उल्टा आपकी गुडविल और रिलेशंस और खराब हो जाएंगे। तो बेसिकली संजीव चावला हाथ से निकल गया क्योंकि पुलिस ने उस वक्त एक्शन नहीं लिया, राइट। एंड सो साउथ अफ्रीका वाली सीरीज खत्म होती है, साउथ अफ्रीका वापस अपनी कंट्री में जाती है। उसके बाद पुलिस जो है इस पूरी सीरीज के एंड में, मार्च एंड में, सारे फैक्ट्स और एविडेंसेस के साथ बाहर आती है और ये बोलती है कि ये सारे प्लेयर्स इन्वॉल्व थे। यहाँ पे हमारा ये सेगमेंट खत्म होता है एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पे इट इज कॉल्ड अनमास्किंग द विलन्स। जितने सस्पेंसेस हैं, अभी तक हमने आपको 3 स्टोरी बताई हैं, एक ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान वाली, देन एक पूरी वो जिसमें मनोज पाकर ने इंटरव्यू दिया वो 1994 वाला, 1997 वाला, एंड देन फाइनली 2000 में जहाँ पे साउथ अफ्रीका में हांसी क्रोनिया जो इन्वॉल्व है। अब इन तीनों स्टोरीज का क्या टाई अप है, कैसे कन्वर्ज हो रही है स्टोरीज, ये आपको इस सेगमेंट में आके पता चलेगा। सारे सस्पेंस खुलेंगे यहाँ पे, सारे विलन्स जो है उनको अनमास्क करा जाएगा। सो मूविंग ऑन, यहाँ पे साउथ अफ्रीका बोर्ड जो है और हांसी क्रोनिया, ये लोग जो है डिनाई करते हैं अपनी कंट्री में जाके भाई ऐसा कुछ नहीं है, और नेचुरली करेंगे भी क्योंकि गुडविल पे बहुत गंदा फिट पड़ेगा और वो लोग जाके एक्सेप्ट कर लेंगे। इनफैक्ट जब ये मुझे पता चला था कि जब ये पुलिस ने ये केस फाइल करा था पब्लिक में, जब ये पूरे प्रूफ्स के साथ, तो उस टाइम पे साउथ अफ्रीका के गवर्नमेंट वगैरह भी काफ़ी अनहैप्पी थे इंडिया की गवर्नमेंट से कि आपने पूरे हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो। आप कैसे ये पब्लिकली आके वर्ल्ड स्टेज पे बोल सकते हो कि इतने बड़ा अपने एलिगेशन लगा दिया हमारे प्लेयर्स के ऊपर, बट उसके बाद जो होता है राइट वो थैंकफुली इस चीज़ को रिजॉल्व कर देता है। एंड नेचुरली ना ये चीज़ें इतनी आराम से तो सॉल्व होनी नहीं थी उनकी खुद की कंट्री के अंदर भी। सो साउथ अफ्रीका का जो बोर्ड था वो एक इन्वेस्टिगेशन चालू करता है जिसका रिजल्ट अल्टीमेटली मई एंड में आता है, 2 महीने बाद पूरे इस मई एंड 2000 में, राइट। सो वहाँ पे ये निकल के आता है कि हांसी क्रोनिया गिल्टी थे। इनफैक्ट उन्होंने खुद ही कन्फेस कर दिया था। एंड चलो ये इस पे भाई हैट्स ऑफ टू दैट गाय क्योंकि उसने कन्फेस कर दिया। डिस्कस करते हैं क्या हुआ था। बेसिकली पहले तो बंदे ने मना कर दिया, अब पूरी टीम ने मना कर दिया, पूरे बोर्ड ने मना कर दिया, राइट। बट जब बोर्ड ने पूरी इन्वेस्टिगेशन बैठाई तो 2 महीने बाद तक हांसी क्रोनिया एक रात को 3 बजे अपने मैनेजर को कॉल करते हैं, मैनेजर कोच को पता नहीं, फिर बोर्ड में किसी बंदे को, और बोलता है कि भाई आई हैव बीन डिसऑनेस्ट और मैंने ये गलती करी है और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। तो मतलब हाँ वो कॉन्शियंस किक इन कर गई एज अ पेट्रियट, एज अ क्रिकेटर परहैप्स, अब मुझे नहीं पता, हालांकि जो गलत है वो तो गलत ही है। बट अभी जो आगे होने वाला है ना, जो इंडियन प्लेयर्स ने जो हरकतें करी हैं जो कि अभी हमें सेगमेंट में पता चलेंगी, उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इस बंदे को देखोगे तो आपको लगेगा एटलीस्ट इस बंदे ने एक्सेप्ट तो करा है ओपनली आकर। और इसकी भी जो पूरी कोर्ट में जाके जो पूरा स्पीच वगैरह है जिसमें पूरा एक्सेप्ट करता है, वो पूरी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसको भी आप देख सकते हो। उसमें रो रहा है बंदा, पूरा सब पूरा प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड है। हाँ तो मतलब बंदा आदमी गलत था पर एटलीस्ट उसने एक्सेप्ट करा। एंड ये हांसी क्रोनिया वाला टॉपिक एंड करने से पहले एक बहुत सरप्राइजिंग चीज़ ये है कि इस पूरे फियास्को के जब उन्होंने एडमिट कर दी ये चीज़, इसके 2 साल बाद सस्पिशियसली वो एक प्लेन क्रैश में वो मर जाते हैं, एंड हो जाता है कहानी। एंड भाई इस पे स्पेकुलेशंस ये है, कुछ प्रूव नहीं कर सकते, बट स्पेकुलेशंस ये है कि उस टाइम पे अंडरवर्ल्ड का हाथ था एंड इसलिए इसको मरवा दिया गया था क्योंकि इसने ओपनली आके ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली। काफी सैड एंडिंग है। नहीं तो अब आप एक तरीके से ये भी सोचो ना कि भाई अल्टीमेटली उसने एक्सेप्ट तो कर लिया, बट क्या फल क्या मिला उसको इसका। एंड इसीलिए बाकी प्लेयर्स क्यों एक्सेप्ट करेंगे अगर उन्हें करा भी हो तो, राइट। करा ही क्यों इन द फर्स्ट प्लेस, वो तो बहुत ही गलत है, उसके लिए तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दो, बट वो क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे
चाहे वो अगर वो चाहते भी एक्सेप्ट करना तो भी उसका रीज़न ये हो सकता है। एंड यहाँ पे अब इंडियन प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट बाहर निकल के आता है, क्योंकि हांसी क्रोनी ये कहते हैं कि जो बुकी थे जिससे वो मिले थे, जिनका नाम था MK गुप्ता, ये बुकी का नाम है, इनसे उनको मिलवाया किसने? वो थे अजहरुद्दीन। बेसिकली जो साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया वाली सीरीज थी उसमें मैच फिक्स करने के लिए जिस बुकी से हांसी क्रोनी मिले थे, उन बुकी का नाम था MK गुप्ता। थर्ड टेस्ट मैच जो था उनका, उनको फिक्स करने के लिए इस बुकी से मिलवाया गया था। हाँ, और वो बुकी से मिलवाया किसने? अजहरुद्दीन ने। अब यहाँ से हमारी इंडियन क्रिकेटर्स की एंट्री होती है एंड एक बहुत सस्पेंस यहाँ पे खुलेगा, विच इज MK गुप्ता है कौन? अभी हमने नाम तो ले लिया। हाँ, MK गुप्ता एक्चुअली में है कौन? सो MK गुप्ता एक्चुअली में वही आदमी है जिसका नाम जॉन था। हाँ, एंड वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान की जो टेस्ट सीरीज थी उसमें जो बुकी इन्वॉल्व था, वो और ये सेम आदमी है। सो हमने उस टाइम पे जो कहा था कि जॉन जो कि इंडियन बुकी है, उसका असली नाम जॉन नहीं है, उसका असली नाम था MK गुप्ता, मुकेश कुमार गुप्ता, ये उनका एक्चुअल नाम था। इस वाली स्टोरी में भी इन्वॉल्व है। राइट। सो और बहुत बहुत तगड़ी तरीके से इन्वॉल्व है। सो मूविंग ऑन, यहाँ पे मुकेश गुप्ता एक्चुअली में थे कौन? मुकेश गुप्ता एक बैंक एम्प्लॉय थे, जो कि नेचुरली काफ़ी स्मार्ट भी थे। एंड द थिंग इज़ कि उनकी जॉब एग्जैक्टली क्या थी? वो दिन भर जॉब करते थे एंड देन रात को आके लोकल जो मैचेस होते हैं उन पे बेटिंग करते थे। सो वो भी काम इलीगली, ऑब्वियसली, क्योंकि बेटिंग करना इज़ इलीगल। बट अंडरवर्ल्ड उनको पकड़ती इसलिए क्योंकि इन हिज जॉब ही वॉज वेरी स्मार्ट। एंड उनको काम क्या दिया जाता है कि आप इंडिया में जो लोकल टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें जाओ, जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं उनको पकड़ो, जो कि आगे जाके इंडियन टीम के लिए खेल सकते हैं, उनको उनसे दोस्ती बनाओ, उनको थोड़ी फाइनेंशियली हेल्प करो ताकि आपकी अच्छी मित्रता बन जाए उनके साथ। एंड देन जब वो इंडियन टीम में जाए तो आपका बेसिकली एक एंट्री पॉइंट निकल जाए इंडियन टीम में कि अब यहाँ से हम लोग फिक्सिंग करवा सकते हैं। एंड पता है, टू द अंडरवर्ल्ड्स क्रेडिट, उन्होंने सही बंदे को स्पॉट करा है। क्योंकि तुम अगर ये देखो बंदा स्मार्ट क्यों है, वो बेसिकली स्काउटिंग का काम कर रहा है भाई। हाँ हाँ, ऑब्वियसली। तुम ये सोचो उस बंदे में इतना टैलेंट था, अगर दिमाग सही जगह पे होता तो क्या पता इंडिया के लिए स्काउटिंग कर सकता था भाई वो बंदा। फिर मतलब अगर वो बंदा ऐसे क्रिकेटर्स को जो कि लोकली खेल रहे हैं उनको उतने सटीकता के साथ स्पॉट कर सकता है कि ये बंदा आगे जाके इंडिया के लिए खेलेगा, और वो एक्चुअली में खेलते भी हैं, तो तुम सोचो किस लेवल की स्काउटिंग कर रहा है वो इंसान। एंड एज यू सेड कि वो खेलते भी हैं 1998 में दिल्ली में एक लोकल टूर्नामेंट हो रहा था। सॉरी 1988 में दिल्ली में एक लोकल टूर्नामेंट हो रहा था, वहाँ पे वो अजय शर्मा को पकड़ते हैं। एंड अजय शर्मा थोड़ी एक नेचुरली एक हम्बल फैमिली से थे, सो उनके पास बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली केपेबल नहीं थे वो उस टाइम पे। सो अजय MK गुप्ता जो है वो काफ़ी हेल्प करते हैं उनकी। एंड जैसे बैट दिलवा दिया, किट दिलवा दी, इन सब में काफ़ी हेल्प करते हैं। एंड सो वो एक एंट्री पॉइंट मिल जाता है कि अब ये इंडियन टीम में जाके खेलेगा तो हम घुस सकते हैं इंडियन टीम में। एंड अगले 2 साल में, अगले 2 साल के अंदर वो इंडियन टीम में उनका डेब्यू हो जाता है 1990 में। सो एक्चुअली वो जो स्काउटिंग वाली बात है वो कितनी ज़्यादा तगड़ी है, क्योंकि 2 साल के अंदर उनको रिटर्न मिल गया उस चीज़ का, भाई इंडियन टीम में जाके वो बंदा खेल गया। सो अजय शर्मा का जब डेब्यू होता है इंडियन टीम में, तब वहाँ से फिक्सिंग चालू स्टार्ट होती है पूरी इंडियन क्रिकेट टीम में। अजय शर्मा का भी बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल है, क्योंकि इस पूरे फियास्को में ही वॉज द गाय जो कि सबसे मिलवाता था बुकीज़ को। एंड सो अजय शर्मा टीम के अंदर जाके टीम इन्फो धीरे धीरे देने लग गया MK गुप्ता को। टीम इन्फो क्या होती है बेसिकली, क्या कैसा वेदर है उस टाइम पे, टीम कॉम्पोजिशन क्या होगा, प्लेइंग 11 क्या होगी, पिच कैसी है, ये सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन वो उनको देने लग गया। 1990 में डेब्यू किया, तभी से देना शुरू हो गया। राइट। एंड उसी टाइम पे, इसी दौरान जब ये चीज़ें निकल के आती हैं, तब IS बिंद्रा जो कि BCCI के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आके ये ओपनली बोल दिया। अब ये जो सेकंड स्टोरी है ये टाइप होने वाली है। हाँ, कि मनोज प्रभाकर जो बात कर रहे थे कि 25 लाख उनको ऑफर करे गए हैं, वो किसने ऑफर करे थे? इट वाज कपिल देव। भाई साहब। एंड ये दिस इज अगेन ये चीज़ उन्होंने ऑफिशियली आके बोली है, तो ये उनके वर्ड्स हैं। हाँ। IS बिंद्रा ने ये चीज़ बोल दी कि कपिल देव ने उनको पैसा ऑफर करा था। एंड यहाँ से वो पूरा सस्पेंस रिवील होता है। देन कपिल देव का वो इंटरव्यू आता है जहाँ पे बहुत फेमस इंटरव्यू, जहाँ पे वो रोते हैं एंड वो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है कि कैसे आप किसी की लाइफ बर्बाद कर सकते। दैट वाज एक्चुअली वेरी हार्ट ब्रेकिंग टू सी इफ यू लुक एट इट। एंड सो जो सेकंड स्टोरी थी, जो मनोज प्रभाकर ने कहा था कि 1994 में मुझे एक प्लेयर ने 25 लाख ऑफर करे थे, वो एज पर द एलिगेशंस ऑफ IS बिंद्रा कपिल देव थे। एंड वहाँ से वो सेकंड स्टोरी भी अब इस साउथ अफ्रीका वाली स्टोरी में आके टाई अप होती है। राइट। और ये सब चीज़ें अब मिल के हमें एक बहुत बड़ा ऐसे,
मतलब अब यहाँ पे एक पूरा ये जो पूरा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, इसको अब अनमास्किंग करी जाएगी इसकी पूरी अच्छे से सीबीआई के द्वारा। एंड सो द नेक्स्ट सेगमेंट पे हम लोग चलते हैं, जो कि पर्सनली मेरा सबसे फेवरेट सेगमेंट है, विच इज द स्टिंग ऑपरेशंस। जब कपिल देव का ये इंटरव्यू आता है, उसके बाद मनोज प्रभाकर, आउट ऑफ ऑल पीपल, जो कि खुद भी सपोजिटली इन्वॉल्व है फिक्सिंग में, वो एक स्टिंग ऑपरेशन अभी तक पता चला निकालते नहीं हैं। है वैसे कि वो फिक्सिंग इन्वॉल्व है। हाँ, मतलब कह सकते हैं, अभी नहीं पता तक चला, ये बट किसी को नहीं पता है कि मनोज प्रभाकर भी फिक्सिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं। बट वो एक स्टिंग ऑपरेशन की पूरी सीरीज लेके आते हैं तहलका टीवी के साथ। एंड वही अगेन, तहलका टीवी यूट्यूब चैनल है जिसपे ये सारे स्टिंग ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, तो 6 आप वीडियोस हैं, जाके देख लेना ये भी। खुद जाके देख सकते हो। यहाँ पे खूब बड़े बड़े पर्सनालिटीज जो कि लॉ एंड ऑर्डर में भी थे, और कुछ कुछ क्रिकेटर्स, उन सबके स्टिंग ऑपरेशंस लिए गए हैं, तो वो सारे इसके अंदर होते हैं। मनोज प्रभाकर, एज ए सेड, वो पूरी सीरीज लेके आते हैं स्टिंग ऑपरेशंस की। एंड हम लोग बात करने वाले कि कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, उन लोगों ने क्या क्या चीज़ें बोली हैं। सो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ मुंबई पुलिस कमिश्नर की। उन्होंने अपने स्टिंग ऑपरेशन में क्या बोला? उन्होंने बोला कि फिक्सिंग का जो खेल है ये अभी नहीं, बहुत टाइम से चलता आ रहा है। ये चीज़ गावस्कर की कैप्टेंसी के अंडर स्टार्ट हुई थी। कपिल देव की कैप्टेंसी के अंडर ये पूरा सिस्टम जो था वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया। एंड देन पीक आई इस पूरी फिक्सिंग स्कैंडल की अजरुद्दीन के अंदर। सो मतलब गावस्कर जब से कैप्टन था, आप सोच सकते हो कि कब से ये चीज़ें चलती आ रही हैं। तो ये चीज़ मुंबई पुलिस कमिश्नर ने बोली। देन अगेन आप ये स्टिंग ऑपरेशन का है, ये ऑफिशियल नहीं है। मतलब अब वही ना कि आप लोग कितना बिलीव करोगे, ये आपकी खुद की इमेजिनेशन के ऊपर है, और खुद के इंटरप्रिटेशन पे। और ये गावस्कर के अंदर शुरू हो रहा है, कपिल देव के अंदर बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि गावस्कर कपिल देव इन्वॉल्व है। हाँ, ऑब्वियसली, राइट। मतलब बेसिकली उनके अंडर एरा के अंदर, हाँ, राइट। एंड उन्होंने ये चीज़ भी बोली है विच मतलब जिसके चलते हुए मैं शायद ऑस्ट्रेलियंस और इंग्लैंड की रिस्पेक्ट थोड़ी ज़्यादा करूँ। उन्होंने बोला कि बुकीज़ जो है ना, ये सब डरते हैं उनके पास जाने से, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स के पास जाने से, क्योंकि वो लोग जाके मैच रेफरी, टीम मैनेजर, इन सबको बता देते हैं, खुले में आके बोल देते हैं, क्योंकि उनके पास अभी भी वो प्राइड है, नेशनल प्राइड है कि भाई हम लोग अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, तो हम ये चीज़ें नहीं कर सकते। राइट। तो अगेन हैट्स ऑफ टू दोज गाइज। ये चीज़ बोली मुंबई पुलिस कमिश्नर, जो कि विच इज वेरीफाइबल आल्सो, कि जब शेन वॉर्न ने वो पहली स्टोरी में आके बोल दिया था। ट्रू। तो ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन, मनोज प्रभाकर जो है वो ये कहते हैं, एंड यहाँ पे वो अजीत वाडेकर का स्टिंग ऑपरेशन लेते हैं। अजीत वाडेकर कौन थे? वो उस टाइम पे टीम मैनेजर थे इंडियन टीम के। उनका स्टिंग ऑपरेशन लेने से पहले 1994 के टाइम पे जब भी हुआ है पूरा। हाँ, उनका स्टिंग ऑपरेशन लेने से पहले वो ये कहते हैं ओपनली आके, मनोज प्रभाकर पब्लिकली ये कहते हैं कि मैंने जो मेरे को कपिल देव ने ऑफर करा, वो मैंने जाके टीम मैनेजर को बोल दिया था, एंड मैंने पूरी कंप्लेंट कर दी थी। बट उसी टाइम पे अजीत वाडेकर भी पब्लिकली आके कहते हैं कि भाई मेरे को ऐसा कुछ नहीं बोला गया, एंड ये सब झूठ बोल रहा है। सो देन मनोज प्रभाकर उनका स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। उनका स्टिंग ऑपरेशन करते हुए बोलते हैं कि सर आपको मुझे थोड़ा बैक करना चाहिए था उस टाइम पे, मेरी हालत देखो, बीसीसीआई ने क्या कर दिया है, मैंने आपको बोला था कपिल देव के बारे में। एंड तब अजीत वाडेकर स्टिंग ऑपरेशन में कहते हैं कि हाँ भाई तूने बोला तो था, बट मैं पब्लिकली ऐसा नाम नहीं ले सकता था किसी का। सो देन अगेन मतलब आप स्टिंग ऑपरेशंस में बिलीव करते हो तो आप इसका अपना अलग मतलब निकाल सकते हो। अगर नहीं करते, अगर आपको लगता है कि उस टाइम पे भी झूठ बोल रहे होंगे लोग, तो फिर आपका कुछ और मतलब निकलेगा। दिस इज ओपन टू योर इंटरप्रिटेशन, तो यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो। ना हम लोग आते हैं रवि शास्त्री पे। एंड भाई आई लव दैट गाय भाई। रवि शास्त्री ने जितनी ओपनली वो बात करते हैं ना, जितनी रॉ होके वो बात करते हैं, एंड यहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी को उन्होंने बताई है। शॉकिंग स्टोरीज हैं ये जो सुनना। हाँ, रवि शास्त्री ये बोलते हैं कि ये स्टिंग ऑपरेशन चल रहा है पूरा। हाँ, रवि शास्त्री बोलते हैं कि दाऊद इब्राहिम, जो कि गैंगस्टर का नाम मैंने लिया था, आई थिंक प्रोबेबली इंडियन की मतलब पूरी अभी तक हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल वही है, दाऊद इब्राहिम। वो जो है बहुत रेगुलरली प्लेयर्स से मिलने आता था। इनफैक्ट 1986 में शारजा के ड्रेसिंग रूम में वो कपिल देव से मिलने आए थे। ये चीज़ रवि शास्त्री ने बोली है ऑन मतलब स्टिंग ऑपरेशन में बोला है कपिल देव से मिलने आए थे। सो एक ये भी चीज़ है। अब इसका भी आप क्या मतलब निकालोगे। रवि शास्त्री की वाइफ उस टाइम पे वहीं पे प्रेजेंट थी उसी स्टिंग ऑपरेशन में, एंड वो एक इंसिडेंट बताती है जो कि मतलब आपको एक्चुअली में काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा और आपको लगेगा कि कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है एक्चुअली में इन्वॉल्वमेंट अंडरवर्ल्ड का। वो ये कहते हैं कि एक बार वो अपने घर पे थे एंड बिल्डिंग में मतलब अपनी फ्लैट के अंदर थे, एंड उस टाइम पे रवि शास्त्री जो है वो किसी टूर की वजह से बाहर गए हुए थे, आउट ऑफ टाउन थे। उस टाइम पे दो लोग आते हैं बिल्डिंग के अंदर एंड गार्ड से कहते हैं कि हमें 8th फ्लोर तक जाना है। तो वो कहता है ठीक है भाई जाओ। तो वो पहुँचते अल्टीमेटली रवि शास्त्री घर है, जहाँ की 8th फ्लोर पे था नहीं उनका घर।
रवि शास्त्री के घर पहुंचते कहते हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना है आपसे, रवि भाई से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना है। उनने अग्री कर दिया इस चीज़ के लिए। रवि शास्त्री घर पे नहीं था, उनकी वाइफ घर पे थी। वाइफ घर पे थी। रवि भाई से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना, उन लोगों ने अग्री कर दिया है। सो आप प्लीज़ दरवाजा खोल डील दीजिए। भी लोगी उसका कॉन्ट्रैक्ट साइन। हाँ, तो उनकी वाइफ ने नेचुरली मना करा कि वो घर पे है नहीं और मुझे कुछ बताया नहीं कि इसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है, तो हम नहीं कर सकते। तो उनने कुछ ऐसे करके बोला, बाय द वे रात के 11 बज रहे थे, तो रात का टाइम था। उनने बोला कि आप हमें बस एक बार अंदर आने दीजिए, हमें बस साइन कराना है, फिर हम चले जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि आप लोग कल परसों आना, जब वो वापस आएंगे। उन्होंने कहा नहीं, हमें सुबह बनारस निकलना है, तो हमें अभी आना होगा। तो उन्होंने कहा देखो रात के 11 बज रहे हैं, तो मैं अंदर तो नहीं आने दूंगी तुम्हें। एंड सो अल्टीमेटली वो वहाँ से चले जाते हैं। नो द थिंग इज, उसी बिल्डिंग में सुनील गावस्कर के पेरेंट्स भी रहते थे। एंड उन लोग मतलब जैसे ही वो लोग गए, थोड़े टाइम बाद उनकी वाइफ को ये दिमाग में आया कि भाई सुनील गावस्कर के पेरेंट्स भी रहते हैं, वो तो अकेले रह रहे हैं, थोड़े एजेड पेरेंट्स हैं। सो वो भाग के उनके फ्लैट के पास गई एंड उन्होंने देखा कि वही 2 लोग जो थे वो उनसे बात कर रहे थे ना। उन लोगों ने उनकी वाइफ ने जाके बोला कि आप जानते कौन है ये? तो सुनील गावस्कर के पेरेंट्स ने कहा कि भाई ये लोग कह रहे हैं अजय शर्मा के कज़न है, तो होंगे उनसे बात कर रहे हैं। तो फिर उनकी वाइफ कहती हैं कि आपको कैसे पता अजय शर्मा के कज़न है? बताया अजय शर्मा ने ऐसा कुछ? तो कुछ नहीं। फिर वो थोड़ा सा हल्ला, ऐसा ये नहीं कि भाई चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, बट थोड़े क्वेश्चंस रेज करना स्टार्ट करती कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, किस बात का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रहे हो। तो फिर वो तुरंत उठ के वहाँ से चले जाते हैं। एंड इफ़ यू एक्चुअली लुक एट इट, ये स्टोरी एक्चुअली में इतनी स्कैरी है क्योंकि मतलब बहुत क्लियरली, ऑब्वियसली अब मैं नाम लेके नहीं, मतलब एग्जैक्टली नहीं कह सकता, बट इट इज़ वेरी क्लियर कि वो अंडरवर्ल्ड के आदमी थे और उन लोगों ने आके ऐसा करा था। सो कितना स्कैरी है कि आप जो भी काम कर रहे हो, इट इज़ नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू योर ओन सेल्फ, वो आपकी पूरी फैमिली पे बात आएगी। एंड नाम भी अजय शर्मा का ही आया वैसे। अजय शर्मा का ही नाम आया। और आप मतलब हो सकता है टाउन के अंदर ना हो, क्या हो जाए किसके साथ, किसे क्या पता चलेगा भाई। सो एक्चुअली में इतनी ज़्यादा स्कैरी है, बट ये पूरी स्टोरी सुन के मेरे को एक्चुअली में लगा था कि भाई काफ़ी। और ऐसे में ये वही बात फिर से आ गई नहीं, अगर कोई बंदा फिक्सिंग करवाया जा रहा है उससे, तो वो कैसे आके पब्लिकली बोल देगा? अगर उसकी फैमिली पे ऐसे ऐसे लोग आके कुछ भी करने को तैयार है, घर के अंदर बैठ गए हैं, पेरेंट्स अगर किसी के इनोसेंट है उस एज में, तो वो तो घुस जाएंगे घर के अंदर, अब पता कर देंगे। मतलब सब लोग वही ना, अल्टीमेटली सब लोग यही कहेंगे नहीं भाई, बट नेशनल ड्यूटी पे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो होता है। विच इज करेक्ट, बट हर किसी में वो विल पावर नहीं होती। एंड मतलब एट द एंड ऑफ द डे सबको रियलाइज करना चाहिए कि इट इज़ वेरी इजी फॉर अस टू से भाई, हम पे तो बात आई नहीं है, हम तो बैठ के बोल सकते हैं। बट एक्चुअली में जिनके साथ हो रही होती है वो चीज़, ऑब्वियसली गलत तो है ही काम, बट वो कैसे उस चीज़ से बाहर निकले, क्योंकि आई डोंट रिमेंबर किसने कहा था, ये स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, बट एक बार आप अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन में आ जाते हो तो फिर आप निकल नहीं सकते वहाँ से। हमेशा आप रहोगे ही रहोगे, कुछ ना कुछ करके वो आपसे फेवर्स निकलवाते रहेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। एंड यहाँ पे वही ना, सब लोग बाकी लोग एग्जांपल देंगे, बट सचिन तेंदुलकर ने तो नहीं करा, राहुल द्रविड़ ने तो नहीं करा। वो अगेन उनकी ग्रेटनेस है भाई, कि उन लोगों ने हो सकता है क्या, हाँ वो घुसे ही नहीं उसके अंदर बिल्कुल भी। तो अगेन वो उनकी ग्रेटनेस है। बट मूविंग ऑन, अब हम लोग नेक्स्ट आदमी की बात करते हैं जो कि बीसीसीआई सेक्रेटरी थे, जयवंत लेले। उन्होंने अपने स्टिंग ऑपरेशन में कहा कि उनको 2 मैचेस के बारे में बताया गया था फ़ोन कॉल पे स्ट्रेंजर ने, कि ये 2 मैचेस फिक्स्ड हैं, इसके अंदर अजरुद्दीन और अजय जडेजा ये दोनों रन आउट हो जाएंगे। रविंद्र जडेजा नहीं है भाई कोई। हाँ, क्योंकि अभी इस जनरेशन में तो सबको ये लगेगा ना जडेजा, रविंद्र जडेजा की बात हो रही है। अजय जडेजा और अपने अजरुद्दीन ये दोनों रन आउट हो जाएंगे उस मैच में। उनको जैसी ये चीज़ पता चली, वो जाके सचिन तेंदुलकर को बताते हैं। एंड सचिन तेंदुलकर ये कहते हैं कि भाई टेंशन मत लो, ये मैच मैं अकेले जिता दूंगा, और वो दोनों मैच जिता देते हैं। एंड यहाँ पे ही ना, मतलब भाई दिस इज वाई इज द गोट। मतलब विराट कोहली फैन भी मान रहा है, कहे कि भाई मैं मजाक से कह रहा हूँ, मेरा पूरा नैरेटिव चेंज हो गया भाई, मेरी थिंकिंग चेंज हो गई इस पूरी उसके बाद। क्या मतलब जस्ट लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। इनफैक्ट मैं इसको थोड़ा आगे एड्रेस करूंगा जब मैं थोड़ी और चीज़ें बोलूँगा, बट आगे मैं तगड़ी तरीके से बताऊंगा। उनने इंडिया को मैच जिता दिया। देन इसी के चलते जब ये पूरे स्टिंग ऑपरेशंस रिलीज होते हैं, कपिल देव जो है, जो कि उस टाइम पे टीम के कोच थे, वो रिज़ाइन करते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, उनने ये चीज़ बोली थी कि मैं इसलिए रिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा नाम आ गया इसके अंदर, मैं इसलिए रिज़ाइन कर रहा हूँ क्योंकि आई एम जेन्युइनली हर्ट इस चीज़ के थ्रू। एंड नेचुरली भाई अगर एक लेजेंड है, उनके पूरे करियर पे ऐसे टार्निश करा जा रहा है, तो नेचुरली कोई भी बंदा हर्ट होगा भाई। प्लस आई थिंक वो टीम के बेटरमेंट के लिए भी सही था, क्योंकि अगर आपने एलिगेशंस लगा दिए, चाहे वो बंदा इनोसेंट भी हो, तब अननेसेसरी फिर वो लीगल एक्शंस लिए जाएंगे, कोर्ट के चक्कर लेंगे, उसमें टीम को क्यों फंसाना है। हाँ। अगर आप टीम के कोच हो तो क्या पता अवेलेबल भी ना हो हर टाइम टीम के लिए,
तो ऐसे में सही डिसीजन था वो करना। एंड जो लास्ट पॉइंट तुम बोल दो, मैं चाहता हूँ कि इस सेगमेंट में हम लोग कपिल देव के बारे में भी डिस्कस करें एक बार, कि क्या वो एक्चुअली में इन्वॉल्व थे कि नहीं। राइट, एंड इसी के चलते वो अल्टीमेटली रिजाइन करते हैं। एंड देन बीसीसीआई जो थी, जितने प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, जिन जिन प्लेयर्स का नाम आया था, उन सारे प्लेयर्स को ब्लॉक कर देती है खेलने से, विच इज बेसिकली मोहम्मद अजहरुद्दीन, नयन मोंगिया, अजय जडेजा, मनोज प्रभाकर, इन चारों प्लेयर्स को इनको ब्लॉक कर देती है। एंड देन सौरव गांगुली को कैप्टन बनाया जाता है। कैप्टन वो बन गए थे, मतलब हाँ, प्रोमिनेंट हो गए थे तो। राइट, सो एंड उनके अंडर काफी सारे नए नए प्लेयर्स आते हैं, लाइक युवराज सिंह, जहीर खान, ये सब यंगस्टर्स थे उस टाइम पे। एंड देन ये अलॉन्ग विद द लेजेंड सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ये सब लोग एक नया फेज शुरू टीम को आगे लेके जाते हैं, जो कि मतलब रिवाइव करते बेसिकली इंडियन क्रिकेट को। माइंड यू, ये जितने मैंने स्टिंग ऑपरेशंस का नाम लिया, इसमें जो जो पोजीशंस ऑफ पावर में लोग बैठे थे जो कि क्रिकेट से इन्वॉल्व नहीं थे, उनने ये कहा था, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, जयवंत लेले ने ये चीज़ कही थी कि अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो सचिन तेंदुलकर खेलना छोड़ देगा। एंड क्यों खेलना छोड़ देगा? इसलिए नहीं क्योंकि नाम आ जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई अगर एक मैच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, अगर एक मैच में रन नहीं बने तो सब तो यही कहेंगे ना, नहीं फिक्सिंग करी है भाई, बाकी लोग कर रहे हैं, इनने भी करी है। एंड फॉर अ गाय प्लेइंग एट दैट लेवल, जिनने सब सैक्रिफाइस करके क्रिकेट में घुसे हैं अपनी कंट्री को आगे ले जाने के लिए, अगर वो अपनी मिस्टेक्स आउट हो रहे हैं एंड उन पर डायरेक्टली उनके कैरेक्टर पे क्वेश्चन कर दिया जाए तो वो कितना हर्ट करेगा एक्चुअली। व्हिच इज व्हाट हैपेंड विद कपिल देव आल्सो। फेयर। तो इसी के चलते ये लोग इंडियन क्रिकेट को आगे जाके रिवाइव करते हैं। एज वी नो, अब ये लोग कितने बड़े लेजेंड्स हैं। मतलब जो क्रिकेट का, इंडियन क्रिकेट का गोल्डन एरा जो शुरू हुआ था बेसिकली, जो फैब फोर थे इंडिया के, जिनको नहीं पता होगा कई लोगों को, वो एक्चुअली में इस रूइंस के अंदर से निकल के आए थे। जो डार्केस्ट फेज ऑफ इंडियन क्रिकेट हम लोग कहते हैं कि जो फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ था, वहां से सौरव गांगुली ने टीम को उठाया है। एंड आप कहोगे कि वो ट्रॉफीज नहीं जीता है, धोनी, कोहली, रोहित, इनके पास ट्रॉफीज दिखाने को क्रेडिबिलिटी है, बट गांगुली ने उस जगह से इंडियन टीम को एक फाउंडेशन ले करके दिया जिसके ऊपर फिर धोनी, कोहली, रोहित जैसे लोग बिल्ड कर पाए। कई लोग कहेंगे कि यार गांगुली के पास ट्रॉफी नहीं है, बट क्या गारंटी है कि अगर धोनी, कोहली, रोहित उस टाइम पे कैप्टन होते तो वो टीम को इतने अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन क्रिकेट, वहां से उठा के लेके आना टीम को। अगर कोई भी बंदा कहेगा कि गांगुली ग्रेटेस्ट कैप्टन है तो मैं समझ सकता हूँ कि वो क्यों कह रहा है। एंड दैट इज व्हाई दे से कि आपको एरास को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशंस बहुत डिफरेंट थी। एंड जस्ट टू टेल यू कितना गंदी हालत थी, मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर थे उन्होंने ये भी बोला था स्टिंग ऑपरेशन में कि आई वोंट बी सरप्राइज अगर क्रिकेट बंद हो जाए इंडिया में। इतना बुरा हाल था। कितनी बड़ी चीज़ है कहना, नेचुरली होगा भी। इवन हर्षा भोगले ने ये चीज़ अपनी डॉक्यूमेंट्री में बोली थी। एंड कितना सरप्राइजिंग ये चीज़ बोलना कि जब ये चीज़ पूरा निकल के आया था तो मैंने प्रे करा था कि भाई बस सचिन तेंदुलकर इन्वॉल्व ना हो इसके अंदर, क्योंकि अगर सचिन तेंदुलकर इन्वॉल्व है तो फिर क्या रहेगा क्रिकेट में देखने को। इस लेवल पे थे वो, एंड इतना भाई वो आइडल थे पूरी कंट्री के। तो अगर बाकी लोगों के, ऑब्वियसली सबका एक आइडल नहीं होता, सबके अलग अलग आइडल्स होते हैं, अगर उनके आइडल ऐसे किसी स्कैंडल में पकड़े जाते हैं तो वो उनके लिए कितना हार्ट ब्रेकिंग होगा। नेचुरली वो यही सोचेंगे ना कि भाई स्पोर्ट फिर क्या फ़ायदा देखने का अगर सब फिक्स्ड ही है। करेक्ट। बट मूविंग ऑन, जो कपिल देव पे बात करनी थी, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? मैं इस सेगमेंट में बेसिकली इस बात पे एंड करना चाहता हूँ, ये केस हम सॉल्व करते थे कि कपिल देव इन्वॉल्व थे कि नहीं, क्योंकि काफ़ी लोग आज की डेट पे ही मानते हैं। मैंने काफ़ी सारे पोस्ट्स पे जाके देखा, वीडियोस पे जाके देखा, कई लोग कमेंट्स में भी बिलीव करते हैं कपिल देव इन्वॉल्व थे। ओके, मेरा तो फर्म बिलीफ है कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। पहली बात तो ये, और उसका प्रूफ क्या है बेसिकली, अगर आप देखो, पहली बात तो कोर्ट ने पूरी क्लीन चिट दे रखी है, पर वो कई लोगों को दे रखी है। ऑल्दो उस क्लीन चिट का मतलब क्या है वो डिफरेंस है, वो भी एक्सप्लेन मैं करूंगा अच्छे से। बेसिकली कपिल देव के साथ क्या हुआ है कि आप लोगों ने उसके ऊपर एलिगेशंस लगा दिए कि ये जो थे उस टाइम पे बहुत प्रोमिनेंट बंदे थे, 83 का वर्ल्ड कप जिताया था, प्रॉब्ली द बिगेस्ट फिगर इन इंडियन क्रिकेट उस टाइम पे थे वो। उनको अपने स्केपगोट बना दिया बड़ी आसानी से एंड कह दिया कि इन्होंने पैसे ऑफर करे थे। अगर आप जाके स्टिंग ऑपरेशन की वीडियोस देखोगे मनोज प्रभाकर वाली, उन्होंने सिद्धू से बात करी, उन्होंने रवि शास्त्री से बात करी, उन्होंने सुनील गावस्कर से बात करी, सबसे बात करी है, बीसीसीआई के ऑफिशियल से बात करी है। किसी भी बंदे ने ये नहीं कहा कि हमने देखा है कपिल देव को ये सब होते हैं। सबने ये कहा कि हाँ शायद तूने बोला था उस टाइम पे कि कपिल देव के पास गया है, पर क्या एक्चुअली में कपिल देव के पास गया ये किसी ने अपनी आंखों से देखा नहीं है। इफ यू रिमेंबर, अजीत वाडेकर जो कि टीम मैनेजर थे, उनने भी स्टिंग ऑपरेशन में ये बोला कि हाँ तुमने मुझसे बोला तो था कि कपिल देव ने पैसा ऑफर करा है। उनने ये नहीं बोला कि कपिल देव ने पैसे नहीं ऑफर नहीं करे, कपिल देव ने पैसे ऑफर करे थे भाई मनोज प्रभाकर को। अच्छा उसके लिए हाँ। सो उन्हें ऑफर करे हैं, ये तुमने मुझसे ऐसा बोला था, ये नहीं बोला था, ये नहीं बोला अजीत वाडेकर ने कि कपिल देव ने ऑफर करे थे। उन्होंने बोला कि हाँ तुमने मुझसे ऐसा बोला तो था।
तो आप कितनी भी यहाँ पे चाहे स्टिंग ऑपरेशन देखो चाहे न्यूज़ रिपोर्ट्स देखो, हर में यही आएगा कि ये जो बात है ये मनोज प्रभाकर और कपिल देव के बीच की है, ना और किसी को कुछ पता है कि किसका क्या कपिल देव ने एक्चुअली में दिया था, सबको मनोज प्रभाकर के थ्रू ये चीज पता उनके चली बीच में है। कैसे मनोज प्रभाकर की ही है, क्योंकि कपिल देव भी साफ साफ कहते हैं कि भाई राइट, ये किसी ने हवा में उड़ा के बात मेरा नाम ले लिया। एंड इट ऑल्सो मेक्स सेंस, अगर आप बिगेस्ट पार्टी को टारगेट कर रहे हो अपने आप से अटेंशन हटाने का, तो काफ़ी सेंस बनाते हैं इस चीज़ का। तो पहली बात तो कोई लीगल इसका एविडेंस नहीं है, और ये लीगल एविडेंस हम लोग ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पे नहीं कह रहे हैं, जो लोगों ने बिहाइंड क्लोज डोर्स भी बातें करी हैं उसमें भी सब नहीं है कहा है कि भाई हमने तो नहीं देखा होते हुए, ये तुम कह रहे हो ऐसा। एंड कुछ चीज़ें ना एट टाइम्स आई फील एटलीस्ट कि जब किसी का इंटरव्यू देखते हो तो आपको समटाइम्स चीज़ें पता चल जाती हैं कि क्या सच है क्या गलत है। मतलब उस चीज़ को तुम प्रूव नहीं कर सकते ना। हाँ, मतलब वो तो तुम्हारा पर्सनल गट फ्रॉम फीलिंग है। मैं गट फीलिंग के हिसाब से ही कह रहा हूँ कि कुछ लोग जब कुछ चीज़ें बोल रहे तो आपको पता चल जाता है। जब ये पूरा केस निकला था तो कपिल देव एज अ कोच उनने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी एंड उसमें उनने काफ़ी गुस्से में एड्रेस करा था इस चीज़ को। तो भाई मतलब बहुत हार्ट ब्रेकिंग चीज़ है कि उन पे ऐसे नाम उछाल दिया गया जिन्होंने पहला वर्ल्ड कप जिताया है, आपने उनके ही नाम पे ऐसी मिट्टी उछाल दी। नहीं, और जो कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दी है, जो कि मतलब कपिल देव के ऊपर सारे जो एलिगेशन वो बेसलेस हैं, और जो बाकी प्लेयर्स के साथ हुआ है उसमें फर्क है। वंस अगेन आई वुड रिआइटरेट दिस। तो अगर कोई बंदा ये आर्गुमेंट लेके आ रहा है इस टाइम पे कि अच्छा उस हिसाब से तो फिर जो है कोर्ट ने अजरुद्दीन और नजर जडेजा इन सबको भी फ्री कर दिया, तो नहीं, उन दोनों में फ़र्क है, वो भी मैं बताऊंगा नेक्स्ट सेगमेंट में। वो टेक्निकलिटी एक होती है, एंड उसके हिसाब से कपिल देव पे कोई एलिगेशन वैलिड नहीं है। एंड मैं तो जेन्युइनली मानता हूँ कि ये सब एक वही स्केटबोर्ड की तरह उनको ट्रीट करा गया, फालतू में एक डाइवर्जन था कि अगर आपको अपने ऊपर से अपने वो जो सरदर्दी है वो हटानी है और पब्लिक को डाइवर्ट करना है, सबसे बड़े नाम पे डाल दो। उससे बड़ा कोई स्कैंडल और क्या हो सकता है? सारी अटेंशन वहां चली गई। आई थिंक कपिल देव को वैसे यूज करा गया था। राइट, बट मूविंग ऑन, जो हमारा नेक्स्ट सेगमेंट में जहाँ पे सीबीआई एक्सपोज करती है कि क्या एक्चुअली में सच था, उनकी जो रिपोर्ट है उसमें क्या क्या लिखा है, उनने जिन जिन प्लेयर से पूछा गई थी उनके थ्रू क्या पता चला, ये सब हम जानेंगे। एंड देन अगेन ये पूरी सीबीआई रिपोर्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। हम जो बोलने वाले इसमें कोई ओपिनियन नहीं है, ये सब फैक्ट्स के बेसिस पे जो उस रिपोर्ट में लिखा था उसके बेसिस पे है। सीबीआई पे जब ये केस जाता है तब अजय शर्मा को बुलाया जाता है एंड अजय शर्मा ने बोला कि उन्होंने जो है एमके गुप्ता को इंट्रोड्यूस कराया मनोज प्रभाकर से टीम के अंदर। मतलब कितना फैसिनेटिंग इज द रॉन्ग वर्ड, बट कितना वियर्ड चीज़ है ये कि जो सबसे यंग बंदा होगा टीम के अंदर, जो कि 1990s में ही आया है, उसने ही सारे बड़े खिलाड़ियों को भी मिलवाया। काइंड ऑफ कितनी वियर्ड चीज़ है। यूजुअली टॉप डाउन अप्रोच होती है कि आपने किसी बड़े प्लेयर ने आके अपने विंग में ले लिए छोटे प्लेयर्स और उनको करवाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे जो नया बंदा आया उसने इन सबको मिलवाया बेसिकली। सो मनोज प्रभाकर को अजय शर्मा ने बोला कि मैंने इस बुकी को एमके गुप्ता को मनोज प्रभाकर से मिलवाया था एंड मनोज प्रभाकर वो आदमी था, मैं नहीं था जो टीम इन्फो देता था एमके गुप्ता को, मनोज प्रभाकर टीम इन्फो देते थे एमके गुप्ता को। एंड देन इसके चलते एमके गुप्ता को बुलाया जाता है, सीबीआई बुलाती है। इसके पीछे भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है क्योंकि एमके गुप्ता रेडी नहीं था आने के लिए एंड सीबीआई ने ये बोला, ये तरकीब लगाई कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारे 70-year-old फादर को हम जेल में डाल देंगे। तो नेचुरली इमोशनल ब्लैकमेल करा गया, उसके चक्कर में वो वापस आ जाते हैं। एंड देन आके वो ये रिवील करते हैं कि उन्होंने मनोज प्रभाकर को 40,000 रुपये दिए थे इन 1990 जो इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड था, उसमें 40,000 रुपये मनोज प्रभाकर को दिए थे। सो अभी तक हम लोग जो 1991 तक की बात कर रहे थे, ये एक साल और पीछे जाता है और ये सब इंडियन क्रिकेट में हो रहा है। राइट, 1990 से बात चल रही थी और अभी आगे जाके और पता चलेगा कि हो सकता है और पीछे से हुई मनोज प्रभाकर जो कि सब पे एलिगेशन लगा रहे थे वो खुद ही उन पे ही आ जाती है। राइट, तो वो ये बताते हैं 40,000 रुपये दिए। देन इसके चलते हुए सीबीआई जो है वो मनोज प्रभाकर को बुलाती है एंड यहाँ पे वो ये कहते हैं कि 1992 में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो सीरीज थी उसमें सिद्धू इन्वॉल्व थे एंड 1994 में जो पाकिस्तान वाला मैच था उसमें कपिल देव ने मुझे पैसे दिए थे। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब मनोज प्रभाकर ने ऑफिशियली आके ऑन रिकॉर्ड ये चीज़ बोली थी। इससे पहले स्टिंग ऑपरेशन में बोला था और IAS बिंद्रा ने बोला था। मनोज प्रभाकर ने खुद आके कपिल देव का नाम लिया कि इनने मुझे पैसे दिए थे। और नवजोत सिंह सिद्धू का भी नाम ले लिया, पर उसके साथ ही वो बड़ी दोस्ती यारी में बैठ के स्टिंग ऑपरेशन में बातें कर रहे हैं। इफ यू लुक एट दैट स्टिंग ऑपरेशन आपको जेन्युइनली लगेगा ये तो दो दोस्त बात कर रहे हैं बड़े आराम से, किसी का भी नाम ले रहे हैं बेसिकली। हाँ, अल्टीमेटली आके उनने सिद्धू का ही नाम लिया, तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। बट यहाँ पे अजरुद्दीन कैसे इन्वॉल्व होते हैं उस पर आते हैं, क्योंकि अजरुद्दीन का इन्वॉल्वमेंट ऐसा होता है कि अजरुद्दीन को 1 करोड़ रुपए बहुत अर्जेंटली चाहिए थे क्योंकि उनकी गर्लफ्रेंड का कोई फैशन शो इवेंट होना था, उसको कुछ फंड करने के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए थे एंड वो ये चीज़ अजय शर्मा को बताते हैं।
अजय शर्मा, एम.के. गुप्ता और अजरुद्दीन के बीच में एक मीटिंग फिक्स करते हैं एंड अजरुद्दीन वहाँ पे एम.के. गुप्ता से ये कहते हैं कि मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगा कौन सा मैच इंडिया जीतेगी, कौन सा मैच इंडिया हारेगी, एंड इसके बदले वो कैश ले लेते हैं, 50 लाख एडवांस और 50 लाख फिर बाद में मिल जाते हैं उनको। इससे ही अजरुद्दीन एम.के. गुप्ता से कहते हैं कि 1996 का जो टाइटन कप था वो इंडिया हार जाएगी, एंड उस मैच में अजरुद्दीन 1 रन पे आउट हो जाते हैं। राइट। बट कौन बचाता है अल्टीमेटली? अजय जडेजा भी रन आउट हो जाते हैं। कौन बचाता है? इट वॉज अगेंस्ट सचिन तेंदुलकर, जो कि सिंगल हैंडेडली मैच जिता देते हैं। ये काइंड ऑफ शायद ये एक वही कॉल बैक है जो हमने पिछले सेगमेंट में, क्या था नाम उनका बीसीसीआई के जो थे? आईएस बिंद्रा नहीं, जो लास्ट सेगमेंट में जो थे, जिन्होंने कहा था कि वो 2 मैचेस के बारे में उनको कॉल आया था, जयवंत ले ले। उनने जो 2 मैचेस की बात की थी उसमें शायद एक मैच यही था जिसकी वो कॉल बैक कर रहे थे। हो सकता है क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने सिंगल हैंडेडली जिताया, अजय जडेजा रन आउट हो गए हैं, तो लग रहा है कि शायद उसी मैच में कॉल बैक है। एंड कितनी डीप रूटेड प्रॉब्लम ये है क्योंकि इस मैच के अंदर उनके जो टीम फिजियो थे वो भी इन्वॉल्व थे भाई। वो भी बिट्स एंड पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे थे इन लोगों को। सो कितना ज़्यादा डीप रूटेड प्रॉब्लम थी इंडियन क्रिकेट में, मतलब इट इज़ वेरी शॉकिंग टू सी एक्चुअली में। एंड देन नेचुरली जब यहाँ पे सचिन की बात हुई है तो उनकी बात करते हैं क्योंकि सीबीआई सचिन तेंदुलकर को भी बुलाती है एंड सचिन तेंदुलकर सीबीआई से कहते हैं कि अजरुद्दीन अपने 100% पे नहीं खेल रहा। एंड वो ये भी कहते हैं कि एक उनसे पूछा जाता है कि एक मैच था अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, उसमें नयन मोंगिया और अजय जडेजा ये दोनों काफ़ी धीरे खेल रहे थे। आई थिंक ये वही मैच है जिसमें हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। काफ़ी धीरे खेल रहे थे, उसको लेके सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि मैं वाइस कैप्टन था, टीम मैनेजमेंट से कोई भी ऐसा डायरेक्शन नहीं था कि आपको स्लो खेलना है, ये लोग खुद स्लो खेल रहे थे। एंड अल्टीमेटली सचिन तेंदुलकर इतना गुस्सा हो जाते कि उन्होंने इन लोगों से बात करना बंद कर दिया था ड्रेसिंग रूम में। राइट। तो व्हाट आई वांटेड टू से इन दिस सेगमेंट, जो कि मैं सचिन तेंदुलकर की बात कर रहा था, मैंने कहा था आगे बोलूँगा, भाई अगर आप एक मैच खेल रहे हो और आपको अपने साथ वाले लोगों का पता है कि ये टीममेट्स ही मुझे हरवाना चाह रहे हैं, फिजियो भी है भाई इन्वॉल्व, ये बुरा हाल है। तो मतलब उस चीज़ को डील करना और फिर अल्टीमेटली मैच जिता देना, वो क्या लेवल चाहिए होगा भाई उसके लिए। मतलब अभी हम लोग, एंड यहाँ पे मैं किसी का लेवल कम नहीं करना चाह रहा, बट हम लोग जितने लोग की अभी ग्रेटनेस की बात करते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, एवरीबडी, दे आर प्लेइंग अगेंस्ट समवन एल्स। यहाँ पे ही इज प्लेइंग अगेंस्ट हिज ओन टीम देन अगेंस्ट द अदर टीम, क्योंकि सब लोग आपस में इन्वॉल्व हैं। उसमें से ले जाके सिंगल हैंडेडली मैचेस जिताना, मतलब क्या, और पहले बोलना कि मैं जिता दूंगा, क्या कैरेक्टर चाहिए भाई उस चीज़ के लिए, उस चीज़ को पूरा फाइट करने के लिए कैरेक्टर चाहिए। एंड दैट इज व्हाई आई थिंक कि मतलब इस पूरी चीज़ को पढ़ के जो रिस्पेक्ट मेरी ऊपर गई है भाई उनके लिए, व्हाट अ गाय भाई, मतलब किस लेवल की मेंटालिटी चाहिए होगी ये चीज़ एक्चुअली करने के लिए। ये एक सचिन तेंदुलकर हो गए, एक सौरव गांगुली हो गए, साथ में राहुल द्रविड़ भी जब बाद में वापस आए थे, वीवीएस लक्ष्मण, जितने भी कैरेक्टर्स निकले, युवराज सिंह वाली जनरेशन तो चलो इनके अंडर बनी है, बट ये लोग काइंड ऑफ वो थे जिन्होंने ये फिक्सिंग वाले पूरे स्कैंडल से पहले डेब्यू कर लिया था एंड फिर उसके थ्रू गए हैं। ये पूरी जनरेशन को बहुत ज़्यादा हमें क्रेडिट देना चाहिए इस बात के लिए कि इंडियन क्रिकेट आज जिस पोजीशन पे है वहाँ पे उसके मतलब 2% भी नहीं होते अगर इन लोगों ने उस कैरेक्टर के साथ और उस डिटर्मिनेशन के साथ फेज आउट नहीं करा होता उस चीज़ के थ्रू। उस डेलिकेट सिचुएशन में अगर इनकी परफॉर्मेंस और गिर गई होती ना तो जेन्युइनली लोगों का विश्वास उठ ही जाता, क्योंकि वो यही कहते कि ये लोग फिक्स कर रहे हैं मैचेस। वहाँ से सिंगल हैंडेडली जाके मैचेस जिताना, आई थिंक इस पूरे स्कैंडल के बाद कुछ ऐसा होता है, ये लोग 3 फाइनल्स में गए थे, तो वहाँ से फाइनल्स में लेके जाना कितना बड़ा कैरेक्टर चाहिए उसके लिए, इट्स ग्रेट टू सी। बट इसी के चलते जब उन्होंने अजरुद्दीन का नाम लिया सचिन तेंदुलकर ने, तो अजरुद्दीन को बुलाया जाता है एंड अजरुद्दीन आके कहते हैं कि दिस इज ऑल रबिश भाई, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू चीज़ें हैं। एंड उनसे बोला जाता है कि भाई एम.के. गुप्ता जो बुकी है जिनसे आपकी बात हुई है वो साइड वाले कमरे में बैठे, अगर आपको लग रहा है कि ये गलत है तो उनको बुला लेते हैं और सामने पूछताछ कर लेते हैं। तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया एंड ये चीज़ सीबीआई की रिपोर्ट में है कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। एंड उनसी कॉल रिकॉर्डिंग्स दिखाई गई कि उनके बहुत सारे बुकीज़ के साथ कॉल्स हुई थी। ताज होटल में उनका एक लॉकर था स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए। ताज होटल में जो लोग काम करते हैं उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बताया था। सो यू कैन क्लियरली सी कि अजरुद्दीन का इन्वॉल्वमेंट एज पर द रिपोर्ट्स वाज डेफिनेटली देयर, इसमें कोई दो राय है ही नहीं भाई। तो ये चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बट इसी के साथ सीबीआई की पूरी रिपोर्ट बेसिकली इन्वेस्टिगेशन ख़त्म होता है एंड देन जो फाइनल रिपोर्ट आती है उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में करते हैं जहाँ पे हम लोग इस पूरी चीज़ को कंक्लूड करेंगे कि क्या कंक्लूजन निकला इसका। सीबीआई की जो रिपोर्ट थी
उसमें उन्होंने बेसिकली ये बोला कि मैच फिक्सिंग बहुत ग्रैंड स्केल पे हो रही है इंडियन क्रिकेट में, एंड स्पेसिफिकली उन्होंने 4 प्लेयर्स थे जिनका नाम इन्वॉल्व था इसके अंदर। देन अगेन वही थे, अजय जडेजा थे, अपना मनोज प्रभाकर थे, अजहरुद्दीन थे, अजय शर्मा थे, ये प्लेयर्स इन्वॉल्व। नयन मोंगिया भी था उसके अंदर, रिपोर्ट के अंदर शायद 4 ही प्लेयर थे। अच्छा, आई एम नॉट श्योर। सो उसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि जब ये प्रूव हो गया तो किसी को जेल क्यों नहीं हुई, किसी को कोई पनिशमेंट एज सच क्यों नहीं मिली। वो ये इसलिए नहीं मिली क्योंकि, एंड ये बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है, टिल डेट इट इज़ नॉट कि भाई उस टाइम पे ये चीज़ थी, टिल डेट इंडिया का जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं कि वो मैच फिक्सिंग को पनिश कर सके, राइट, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग टू सी। नॉट रियली सरप्राइजिंग, बिकॉज आप मैच फिक्सिंग हो रही है कैसे डिसाइड करोगे, प्रूफ के साथ कैसे डिसाइड कर सकते हो? यार आई थिंक अगर कोई बुकी के साथ इन्वॉल्व है तो फिर वो सीन है। अगर इन्वॉल्व होना अलग बात है, उसने एक्चुअली में मैच में जो अब कोई बंदा स्लो खेल रहा है जानबूझ के, या आउट हो गया, तुम कह रहे हो अजहरुद्दीन जो है वो 1 रन पे आउट हो गए, क्या प्रूफ है कि वो जानबूझ के आउट हुए हैं? क्या प्रूफ है कि अजय जडेजा जानबूझ के रन आउट हुए हैं? ये चीज़ को तुम प्रूव नहीं कर सकते ना, ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाता है। और इस चीज़ को आप एज अ लॉ अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो लॉ को पेपर पे लिखना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी के चलते हुए तुम्हें ये लग रहा है कि इतना बड़ा स्कैंडल हो गया, उसके बाद भी लॉ के अपने आप को फिक्स नहीं करेगा, पर क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इस चीज़ को करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। इज इट जस्ट बिकॉज कि इस चीज़ को करना मुश्किल है, या फिर टॉप मैनेजमेंट लोग बैठे हुए जो कि खुद भी इन्वॉल्व है इसके अंदर? अरे वो खुद भी इन्वॉल्व होंगे तो क्या लॉ को थोड़ी चेंज करवा देंगे? हाँ भाई, आगे मैं बात करने वाला हूँ इस चीज़ की, बट काफ़ी जो बुकीज थे जो कि उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, जो कि लीगलाइज थे, लीगलाइज स्पोर्ट्स में जो बुकिंग करते थे, उनने इसके बारे में खुलासा करा है कि कैसे इवन लॉ एंड ऑर्डर में जो लोग हैं वो खुद भी इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। चल बताओ, अच्छा क्या है? सो बहुत अजीब चीज़ है ये, बट क्यों नहीं कर सकते थे इंडियन लॉ इस चीज़ को पनिश? उसका भी रीज़न ये है, बेसिकली आप 4 चार्जेस लगा सकते हो इन प्लेयर्स से अगेंस्ट। एक चीटिंग का होता है, एक करप्शन का होता है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का होता है, एक गैम्बलिंग का होता है। नाउ चीटिंग को आप कैसे प्रूव करेगा? एज यू सेड कि वो भाई धीरे खेल रहा था, तो क्या पैसे मैंने इसलिए धीरे खेल रहा था या फिर खेल ही नहीं पा रहा था? कैसे इस चीज़ को प्रूव करोगे? तो आप इसको प्रूव नहीं कर सकते। करप्शन का वो सिर्फ पब्लिक सर्वेंट्स पे एप्लीकेबल होता है, एंड क्रिकेटर्स पब्लिक सर्वेंट्स नहीं होते, बीसीसीआई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, तो आप उस पर उनको नहीं लगा सकते। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हुई नहीं है इसके अंदर, गैम्बलिंग वो लोग करते नहीं उसमें, तो आप इन चारों चार्जेस में से कोई भी स्पेसिफिकली लगा सकते नहीं हो, एंड दैट इज वाई उनको कोई स्पेसिफिक पनिशमेंट मिलती नहीं। बट बीसीसीआई को इसके बारे में पता था कि ये लोग इन्वॉल्व हैं, एंड इसीलिए ही बीसीसीआई ने इनको पनिश करा। क्या पनिशमेंट मिली? बेसिकली 2000 में इन प्लेयर्स पे बैन लगाया जाता है, अजहरुद्दीन को लाइफ बैन मिलता है, जो कि अल्टीमेटली आंध्र प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो 2012 में रिवोक कर देता है। एंड इसके पीछे बड़ी, मतलब यू कैन से थोड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है, उनने ये चीज़ बोली है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने कि मतलब बेसिकली जो भी ये चीज़ है, पूरा सिस्टम जो है उसमें दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेयर बैटलिंग समथिंग जिसका एक्चुअली में प्रोविजन है ना बीसीसीआई में ना क्रिमिनल लॉ का इंडिया में। उन्होंने ऐसे पुट करा इस चीज़ को। एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी चीज़ बोली है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अजहरुद्दीन फिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं थे, इसका मतलब बस ये है कि इसको डील करने के लिए जो रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल, जो रिक्वायर्ड प्रोसेसेस होने चाहिए थे बीसीसीआई में, वो नहीं थे उस टाइम पे। यानी एक टिपिकल केस है कि जब आप एकदम लीगली प्रूव नहीं कर सकते 100% प्रूफ के साथ, तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हाँ राइट, जो कि काइंड ऑफ सही भी है, बट कोई भी केस 100% करेक्ट हर सिचुएशन में कभी नहीं होता है, ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। एंड मुझे लगता है ये वन ऑफ द केसेस शायद हो जहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा था वो गलत ही था, बट जो सर्टेन प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, क्योंकि आप एग्जैक्टली ऑफ कोर्स वो चीटिंग को प्रूव नहीं कर सकते, उस टेक्निकलिटी पे वो निकल गए, बट एक्चुअली में क्या गलत काम नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा लाइक्लीहुड है कि है। सो अजहरुद्दीन पे लाइफ बैन लगता है, अजय शर्मा को भी लाइफ बैन दिया जाता है, बट दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है वो 2014 में बैन हटा देती है। अजय जडेजा को 5 साल का बैन मिलता है, बट दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो 2003 में ही उसे हटा देती है, सो सिर्फ 3 साल का बैन मिलता है उन्हें। मनोज प्रभाकर को 5 साल का बैन मिलता है और वो पूरा 5 साल झेलते हैं अपना। एंड जो टीम फिजियो थे उस टाइम पे, डॉक्टर अली ईरानी, उनको भी 5 साल का बैन मिलता है, जो कि वो अपना पूरा 5 साल का भोगते हैं। सो सब प्लेयर्स को पनिशमेंट मिली तो है ही है। एंड बीसीसीआई अगर कोर्ट ने नहीं दिया तो बीसीसीआई ने क्यों दिया? हाँ राइट, उन्हें पता है ना कि क्या हो रहा है। एंड यही वो था टेक्निकलिटी जो मैं कपिल देव के साथ डिफरेंशिएट करना चाह रहा था। कपिल देव के केस में इट इज वेरी क्लियर कि कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कि बोला है।
एंड प्लस बीसीसीआई ने भी साफ साफ कोई एक्शन नहीं लिया इस चीज़ के अगेंस्ट, कोई बैन नहीं लगा उनके ऊपर। इन लोग के ऊपर कोर्ट ने खुद कहा है कि पूरी जो रिपोर्ट हमने पढ़ी है सीबीआई की, वही बात है, एवरीथिंग इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन डायरेक्शन, बट अब उस चीज़ को 100% प्रूफ के साथ नहीं कर सकते, इसलिए टेक्निकलिटी के चक्कर में हमें छोड़ना पड़ेगा। बट बीसीसीआई को पता था, इसलिए उन्होंने बैन लगाया है। राइट। एंड अब मैं उस पॉइंट पर आता हूँ जो कि मैं पहले कहने वाला था कि कैसे शायद लॉ एंड ऑर्डर में जो लोग हैं वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। प्रेसिडेंट ऑफ हॉर्स रेसिंग बुकीज एसोसिएशन, जो हॉर्स रेसिंग होती है उसमें जो बुकीज होते हैं, एंड ये भी शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग फैक्ट हो, मेरे लिए पर्सनली था, हॉर्स रेसिंग में वो बुकीज लीगलाइज्ड है इंडिया के अंदर भी, तो आप बुकी बन सकते हो। सो उनके प्रेसिडेंट ने ये चीज़ बोली है एक डॉक्यूमेंट्री के अंदर कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 1994 का जो केस था या 1997 में रिपोर्ट हुआ था, हम 1997 कह सकते हो, इससे पहले क्या आपको लगता है कि फिक्सिंग नहीं होती थी इंडिया में, तो आप हिपोक्रेट हो, आपको पता नहीं है फिर एक्चुअली में ट्रुथ इसकी, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग 1980 में, अभी तक हम 1990 में सबसे पीछे पहुंचे थे, 10 साल और पहले 1980 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का एक टेस्ट मैच हो रहा था कैलकाटा में, उसका टॉस तक बुक करा गया था, मैच तो बुक था ही, टॉस भी फिक्स करा गया था उसका, हालांकि उस बंदे ने कहा है ये, हाँ मतलब उनने कहा है, बट मतलब अब वही ना, अगेन दिस इज सब्जेक्टेड टू इंटरप्रिटेशन, बट आई थिंक अगर कोई बुकी है तो इट इज़ पॉसिबल, जो कि प्रेसिडेंट है भाई अपने एसोसिएशन का, हो सकता है उन्हें बाकी स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है इंडिया के अंदर काफ़ी नॉलेज हो इस चीज़ की, तो हो सकता है ये चीज़ सच हो, लीगलाइज्ड बुकी है, इलीगल नहीं है, राइट, तो हो सकता है ये चीज़ एक्चुअली में सच हो। एंड उस टाइम पे ये पूरा केस पुलिस को बताया गया था 1980 में, बट पुलिस ने सच कुछ करा नहीं। क्यों नहीं करा वो उनने बोला नहीं क्यों नहीं करा, बट मतलब भाई अभी ये भी इंटरप्रिटेशन बाकी कि क्यों एग्जैक्टली नहीं करा होगा उन लोगों ने। बट उनसे ये भी पूछा गया कि कैसे बुकीज़ एक्चुअली में कितना पैसा देना पड़ता है, तो उनने कहा था कि पुलिस और माफिया इन दोनों को हर बुकी को पैसा देना पड़ता है, ये लोग 2 लाख ईच देते हैं पर मैच। तो अब यहाँ से शायद वो आंसर हो सकता है क्वेश्चन कि क्यों पुलिस ने नहीं लिया होगा, क्योंकि बुकीज़ खुद भी पैसा देते हैं पुलिस को जितना वो करते हैं उस पर काम में से, एज पर दैट गाय। सो आई थिंक ये एक वो चीज़ है जो कि बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग है, एंड कितनी डीप रूटेड प्रॉब्लम है फिक्सिंग नॉट जस्ट इन क्रिकेट बट इन द होल इंडियन जुडिशरी सिस्टम, वो इट इज़ वेरी सरप्राइजिंग। इसका जुडिशरी से क्या लेना देना है यार, लॉ एंड ऑर्डर में तो है ही ना। अबे लॉ एंड ऑर्डर मतलब पुलिस को वो थोड़ी बनाती है, लॉ थोड़ी बनाती है। भाई तुम्हें क्या लगता है कोई नहीं होगा इन्वॉल्व? कोई होगा नहीं होगा वो अलग बात है, तुम ये सब चीजें पब्लिकली आके नहीं बोल सकते। ये उसने तो बोला ना, मैं अब उसने ये थोड़ी बोला कि कोर्ट जो है वो सब इन्वॉल्व। हाँ, दिस इज माय ओन इंटरप्रिटेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि वो इन्वॉल्व करेक्ट, बट जो तुम ये कह रहे हो कि जुडिशरी में लोग इन्वॉल्व है, जुडिशरी और पुलिस अलग चीजें होती है। हाँ, तो तुम ये नहीं कह सकते कि जो लॉ मेकर्स है वो इन्वॉल्व है। जो मैंने ये कहा था कि लॉ जो है क्यों नहीं बन रहे इसके अगेंस्ट, वो तुम इसको इस चीज से जस्टिफाई नहीं कर सकते क्या कि क्योंकि पुलिस को पैसे मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट जस्टिफाइंग एनीथिंग, मैं कह रहा हूँ कि मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि ये लोग होंगे इन्वॉल्व। सो इसका फिर भी जुडिशरी से कैसे रिलेशन होता है? भाई मैं कह रहा हूँ कि पुलिस अगर इन्वॉल्व है तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता कि ऊपर वाले लोगों को इस चीज के बारे में कुछ नहीं पता होगा और वो लोग कुछ नहीं करेंगे इसके बारे में। तो इन दैट सेंस मैं नहीं कह रहा वो लोग पैसे ले रहे हैं इसके चक्कर में, बट आई एम सेइंग कि अगर आपको पता है आप एक पोजीशन ऑफ पावर में और अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं करें देन यू आर इन्वॉल्व। बट वंस अगेन दैट इज पुलिस। ये बात जुडिशरी तक जा रही कि नहीं कैसे पता? भाई अब मैं वही कह रहा हूँ, दिस इज माई इंटरप्रिटेशन, मुझे लगता है ये मैं कोई पत्थर की लकीर नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ हुई है। मैं कह रहा हूँ मुझे लगता है उन सबको पता होगा। आई फाइंड इट वेरी हार्ड टू बिलीव कि पुलिस को पता हो फिर ऊपर वाले लोगों को नहीं पता होगा। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। बट मूविंग ऑन, जो अभी अगर आपको लगता है कि क्या इस टाइम पे भी फिक्सिंग होती है तो इसको लेके भी मतलब एक तरीके से, या फिक्सिंग होती तो कैसे होती है, इसको लेके भी एक बेसिकली पॉइंट है जो कि आप कंसिडर कर सकते हो। नीरज कुमार जो कि पुलिस कमिश्नर है, उनने ये चीज़ बोली थी कि फिक्सिंग आज के टाइम पे भी होती है। ये ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला उनने, ऑफ रिकॉर्ड बोला है। ये फिक्सिंग आज के टाइम पे भी होती है, बट फिक्सिंग करने का तरीका बहुत डिफरेंट है अब। कि कई बार ऐसा होता है कि आपको जो आपने मैच फिक्स करा है उसका पैसा आपको 6-7 महीने बाद मिलेगा, जिससे अल्टीमेटली अब वो पैसा ट्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि किस स्पेसिफिक काम के लिए दिया गया है। अगर आपने आज मैच फिक्सिंग करी फिर कल आपको पैसा मिल गया, या फिर पहला पैसा मिल गया फिर आपने मैच फिक्सिंग करी, तो बहुत ईजिली कोरिलेशन ड्रॉ करना बहुत ईजी हो जाएगा। अभी आपने फिक्सिंग अभी करी, कई बार ऐसा उन्होंने भी बोला था, ऐसा भी होता है कि बेसिकली 6 महीने बाद के मैच का पहले ही बोल दिया कि आपको उस मैच में इस ओवर में ऐसी चीज़ें करनी है। तो आप उस चीज़ को एक्चुअली में मतलब पुलिस भी कैसे ट्रैक करेगी उस चीज़ को, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो
अगेन ये अब आपका खुद का सोचने का तरीका है कि क्या फिक्सिंग अभी भी होती है नहीं प्लस होती। उन्होंने कहा था कि बहुत ही स्मॉल स्केल पे होती है, स्मॉल स्केल पे ऐसा होती नहीं है कि मैच फिक्स हो रहा है, एक बॉल के लिए कह दिया कि इस बॉल पे वाइट डालनी हाँ है, हाँ विच इज बहुत मतलब अब आप पकड़ ही नहीं सकते इस बात को। अगर एक बंदे ने बॉलिंग कर रहा है, उसने एक बॉल वाइट वाइट डाल डाल दी, दी। तुम भाई वाइट तो नेचुरल है, डलती है, तुम कैसे इसको पकड़ लोगे, इसके पीछे फिक्सिंग हो रखी है। तो बहुत ही स्मॉलर स्केल पे होती है जिसपे मतलब अब आप 99.99% आप ट्रेस कर ही नहीं पाओगे। हाँ एंड इसीलिए ये चीज इतनी ज्यादा हो रही है एज पर द ऑफ द रिकॉर्ड स्टेटमेंट ऑफ द गाय हु इज कंसर्न्ड। राइट। सो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट थॉट्स, डू यू एक्चुअली थिंक फिक्सिंग होती है अब? उस टाइम पे तो पक्का हुई थी, हाँ। चाहे कोर्ट की कोई भी लीगैलिटीज हो। मेरे ओपिनियन में उस टाइम पे जो 2000 का केस हुआ था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हांसी क्रोनिये ने अपने तरफ से फिक्सिंग कर रखी है। वो बंदा बोल रहा है कि इंडिया सिर्फ 250 रन पे आउट हो जाएगी, आप टेंशन ना लो, और इंडिया सिर्फ 250 रन के अंदर आउट हो भी जा रही है, तो उसमें ऑफकोर्स इंडियन प्लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट तो है ही। ये चीज़ अगर हो रही है तो डेफिनेटली इंडियन प्लेयर्स इन्वॉल्व थे, एंड विदाउट टेकिंग एनी नेम्स जो हमने डिस्कस करे भी हैं, इट इज़ वेरी क्लियर कि क्या सिचुएशन थी, क्या रियलिटी थी। आई थिंक ऑडियंस भी समझ जाएगी अभी तक कि क्या किसकी बात हो रही है और कौन कितना इन्वॉल्व है इस चीज़ में। बट वही है कि टेक्निकलिटीज़ थे, लॉ नहीं थे, इसलिए वो एस्केप कर गए। मैं तो मान ही नहीं सकता कि उस टाइम पे नहीं हुई थी ये चीज़। भाई मतलब मैं एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट आउट करना कि काफ़ी प्लेयर्स जो थे, अगेन विदाउट टेकिंग एनी नेम्स, इन लोगों ने सीबीआई के सामने कुछ बोला है और पब्लिकली आके एकदम ही कुछ और बोला है, मतलब एकदम ब्लैक एंड वाइट स्टेटमेंट्स दिए हैं। सो देन अगेन ये बस एक वो वही खेल है कि आप पब्लिक में आके क्या बोल सकते हो, और सीबीआई के सामने जब आपको पता है कि आप प्रूव हो जाओगे गलत, तब आप क्या बोलोगे। तो सिर्फ पब्लिक स्टेटमेंट्स के मत जाना, किसी को भी कुछ भी कंक्लूजन ड्रॉ करना। ऑब्वियसली हमने इसमें सारे ऑलमोस्ट पॉइंट्स कवर कर ही लिए हैं, बट स्टिल इफ़ यू फील कि आपको और रिसर्च करनी है इसके अंदर, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स वेरी सरप्राइजिंगली काफ़ी इजीली एक्सेसिबल है। मुझे लगा नहीं था ये सारे बहुत इजीली एक्सेसिबल होंगे, बट बहुत आराम से आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पे मिल जाएंगे। काफ़ी सारे तो ये स्पिन क्रिक इन्फो पे मिल जाएंगे, मैंने काफ़ी सारे वहीं से एक्सेस करे, और यूट्यूब पे वीडियोस ही मिल जाएंगे। तो मतलब मैं पब्लिक के लिए तो सोर्स ही बता ही दे रहा हूँ, तो आप बहुत आराम से एक्सेस कर सकते हो। एंड अपना जजमेंट आप खुद बनाओ। हमारा जो ओपिनियन है वो हमने शेयर कर दिया है। एंड आई थिंक आज फिक्सिंग होती है कि नहीं, एटलीस्ट 2013 में तो एक केस निकला था आईपीएल का, उसको भी हाँ, उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे इफ यू ऑल गाइज आर इंटरेस्टेड। हम लोग आईपीएल में जो फिक्सिंग हुई है पूरा, आईपीएल में क्या क्या स्कैंडल्स है उसके ऊपर एक अलग से पॉडकास्ट बना सकते हैं। बट इंडियन क्रिकेट टीम में जो स्कैंडल्स हुए उनको हमने आज पूरा एक्सपोज करा है, टॉप टू एंड सारी स्टोरीज को कोरिलेट करा है, एंड जो कल्प्रिट्स थे उनको भी डिस्कस करा है अच्छे से। फाइनल डिसीजन क्या है वो आप सब लोग खुद सोचिए। एंड आज का पॉडकास्ट बस बंद करते हैं इसी बात पे। होप यू एंजॉयड इट। प्लीज़ पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए। और जो अगला पॉडकास्ट को हमारे चैनल से देखना चाहिए वो मुझे दिखाएगा, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, तो इसको भी आप ज़रूर देखिएगा और हमें कमेंट से बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा।